जीएस विजन के ऑनलाइन सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। फटाफट से लिंक को शेयर करिए और आज हम रीजनिंग 8-10 क्वेश्चन मैथ्स के और 8-10 क्वेश्चन कंप्यूटर के करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से जुड़िए। स्वागत है आप सभी लोगों का और सभी लोगों को नमस्कार। जल्दी से फटाफट बिना किसी देरी के हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग अपना कॉपी पेन उठा के बैठिए क्योंकि थोड़ा तो मैथ रीजनिंग में प्रयास करना पड़ेगा, तभी कहीं जाके आगे बात बनेगी भाई। ठीक है, तो एक बार आप लोग लिंक को शेयर करिए। ठीक है, फिर अपना सेशन स्टार्ट करेंगे बस बिना देरी के। चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक, ये बैच की इंफॉर्मेशन है ना। आप दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं नीचे। चलो जी, पहला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक इसे तो पढ़ते रहो, बस क्वेश्चन मार्क की जगह बता दो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, जैसे पहली लाइन में लिखा हुआ है 125 8 64 है तो लेफ्ट टू राइट पढ़ लो, टॉप टू बॉटम पढ़ लो। 125 27 135। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह बताना है कि फाइंड द व्हाट विल नंबर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, है ना। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। ओके भाई, ओके, ठीक है ठीक है। स्वागत है आप सभी लोगों का। ठीक है, सेशन में बिल्कुल स्टार्टिंग से जुड़ा करिए, है ना, तभी आपको पता चलेगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने आपसे हुए, कितने आपको भी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है भाई, प्रैक्टिस तो हमेशा करनी पड़ती है इस सब्जेक्ट की। अगर प्रैक्टिस हो जाए फिर इस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है जी, चलो ठीक। तो पहला क्वेश्चन है ना। अच्छा देखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा सर क्या करें, है ना, लेकिन आपको स्क्वायर तो नजर आ रहा होगा, है ना, स्क्वायर या क्यूब। ठीक है, ये सर 5 का क्यूब है, लो जी। ठीक, और अगली लाइन में ये 2 का क्यूब है। ठीक है, और ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब। ठीक है, इतना तो पता चल गया। फिर क्या 27 और 5 का कुछ रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल, 7 5 35 और 5 दूनी 10 और 3 13। बिल्कुल जी, 5 की मल्टीप्लाई करो 27 में, 4 की मल्टीप्लाई करो 72 में, 4 दूनी 8 7 चौक 28, तो 55 दूनी 110। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना था। 125 का क्यूब 5, तो 5 गुना 27, 8 का क्यूब 2, 2 गुना 55, 64 का क्यूब 4, 4 गुना 72। क्लियर? ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन देखो, ये कुछ अच्छे पैटर्न है, इनको आप लोग नोट भी करिए। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एकदम दिमाग में नहीं आएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, इनकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उस क्वेश्चन को नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चनों को जो आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या अच्छा पैटर्न है क्वेश्चन का, तो उन क्वेश्चनों को आप एक बार नोट करते भी चलिए। बिल्कुल सही है, 110। क्लियर? ठीक है, दोबारा बताना होगा तो तुरंत मैसेज करिएगा। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शुरू में रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, है ना। 15 अगस्त 2013 को सभी लोग करो, मैं भी सोल्व करूंगा, आप लोग भी सोल्व करिए, है ना। 15 अगस्त 2013, तो पहले 15 अगस्त को सोल्व करेंगे। जनवरी 3 ओड डेज लिख रहा हूं, फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और कहां तक जाना है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को 7 से डिवाइड करके 1 लिख सकता हूं, ये हो गया 15 अगस्त तक। 3 और 3 6 1 7, 3 और 2 5 और 2 7, तो इधर से कितना आया 3। क्लियर? प्लस अब सोल्व किसको करेंगे, 2012 को। किसको सोल्व करेंगे, 2012 को। तो 2012 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 400 गुणा 5, 2000 प्लस 12, और लास्ट में इन 12 में आने वाले लीप ईयर 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12। ठीक है जी, 3 प्लस 400 में ओड डेज कितने होते हैं, 0, और ये कितना आ गया भाई, 12 और 3 15, तो 15 और 3 18 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। तो पहले दिन मंडे, दूसरा ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और फोर्थ क्या आ जाएगा, थर्सडे। थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार है ऑप्शन में, गुरुवार। लो जी, ठीक। अब अपना आंसर मैच कर लेना कि आप, ये पेपर सैटरडे को होता है भाई, हर सैटरडे को पेपर होता है पूरा 150 नंबर का। एक 100 नंबर का होता है ग्रुप सी का, एक ही होता है 150 नंबर का। ठीक है, क्लियर? एक बार अगर आपको कुछ डाउट है तो क्वेश्चन में पूछ लो। ठीक है, देखो जैसे 15 अगस्त 2013 पूछा था, आपने सर 2012 क्यों कैलकुलेट किया क्वेश्चन में 2013, तो रीजन सुनो। देखो हर चीज का एक रीजन होता है। सबसे पहले क्या लिखा, ओड डेज लिखे। जनवरी में ओड डेज मतलब जब हम दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं। इस भाषा को अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो। कन्नड़ में लिखना है कन्नड़ में लिख लो, तमिल में लिखना है तमिल में लिख लो, है ना। जो भाषा आपको अच्छी लगती है उसी भाषा में लिख लो।
कि ये आया कहां से, ठीक है, तभी फायदा है भाई। ऐसे क्यूज करके कुछ फायदा नहीं है कि निशान लगाए आगे बढ़े, पूरी उम्र क्यूज करने में निकल जाएगी जब तक आप कॉन्सेप्ट को समझ के नहीं करोगे, ठीक है। क्वेश्चन कम करो, अच्छे करो और कॉन्सेप्ट के साथ करो। डेली क्यूज कर रहे हो, हजारों लाखों क्वेश्चन, एग्जाम में वहां से एक भी नहीं आ रहा है, आई बात समझ में? तो थोड़ा सा पढ़ाई का पैटर्न, क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। जनवरी में 3, फरवरी में 3 कहां से आया? जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। 31 को 7 से डिवाइड करो, ओड डेज आ गया 3। फरवरी में 28 दिन। आप कुछ के दिमाग में सर 29 बताए, 29 आता है लीप ईयर में, नॉर्मल ईयर है 2013। ऐसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लास्ट वाला अगस्त। सर अगस्त तो 15 कहां तक जाना है? 15 अगस्त तक। अगस्त को आपने 1 कैसे लिख दिया? 15 लिखा है ना, मुझे ओड डेज चाहिए और ओड डेज के लिए 7 से डिवाइड करूंगा, तो 15 को 7 से डिवाइड कर दो, 1 आ गया, काटते रहो या सबको जोड़ लो, 3 और 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 2 14, 1 15 और 1 16, कितना आएगा? 3 और 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 2 14, 2 16, 1 17। 17 को 7 से डिवाइड करो, 3 ही आएगा। मैंने क्या कर दिया? ग्रुपिंग कर दी साथ में, 3 और 3 6, 1 7 गया, 3 और 2 5 और 2 7, तो कितना बचा? 3। क्लियर? अब इसे, अब देखो 2013 कंप्लीट खत्म नहीं हुआ है ना, कहां तक गए थे? 15 अगस्त 2013 तक। तो 15 अगस्त तक तो मैंने ओड डेज कैलकुलेट कर लिए, कितना आया? 3। तो अब 2013 का तो कोई रोल नहीं है, तो 1 साल उससे पीछे 2012। 2012 को मैंने कैसे सोल्व किया? 400 गुणा 5, 2000 प्लस 12, केवल इसे सिंप्लीफाई करके लिख लिया, इतना सिंप्लीफाई, प्लस इन 12 सालों में आने वाले लीप ईयर। कैसे कैलकुलेट करोगे? 4 से। 4 का पहाड़ा कितनी बार गया 12 में? 4 दिया 12। 400 सालों में ओड डेज 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। 3 और 3 6 और 12, कितना आ जाएगा? 12 और 6 18, 18 को 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना? 4। तो 4 वाले दिन कौन सा होगा? बृहस्पतिवार। क्लियर? समझ में आया? मतलब जो जो भाषाएं आपको आती है ना, गढ़वाली, कुमाऊनी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, अंग्रेजी, जिस जो जो मैं बोलता हूं ना लिख लिया करो। ओड डेज क्या होता है, इसे कैसे सोल्व किया। क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्यूज, किसी भी सब्जेक्ट की क्यूज करो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे नोट करो भाई, है ना। हमेशा ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने ऑनलाइन पढ़ लिया आपके दिमाग में चिपक गई, कभी नहीं होगा। इस भ्रम में कभी मत रहना। 1000 क्यूज कर लेना, वहां क्वेश्चन जब तक करके नहीं देखोगे नहीं होगा भाई, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखो इस क्वेश्चन को गलत मत करना, है ना, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, LODGE, है ना। तो इसको लिखा गया 122254725, ठीक है। बस अपना दिमाग मत लगाना, है ना। दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे। दिमाग नहीं लगाते रीजनिंग में। रीजनिंग और मैथ पढ़ने के लिए इतने से दिमाग की आवश्यकता पड़ती है जितना बिंदु है। जो दिमाग लगाए फंसेगा। बेसिक आपको पता है, एल का नंबर 12 होता है, बस इतना ही पता होना चाहिए। ओ का नंबर 15 होता है, डी का नंबर 4 होता है, जी का नंबर 7 होता है, ई का नंबर 5 होता है, ठीक है। लेकिन आपने क्या देखा सर, कुछ कुछ तो नजर आ रहा है, 12 को 12 लिखा, लो जी। अब ये पता नहीं चल रहा 2 है, 22 है, 225 है, या 2254 है, 22,000, 2 लाख है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो ना, कुछ और नजर आया सर, यहां 15 लिखा है और यहां 22 भी लिखा है, 225 भी, तो भाई साहब 15 का स्क्वायर लिखा है 225, ठीक है, 15 का स्क्वायर। फिर 4 को 4 एज इट इज ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर 7 को 7 लिख दिया, लो जी। और फिर क्या कर दिया, 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब क्या हुआ, जो वोवेल्स हैं AEIOU उनका स्क्वायर करके लिख दिया भाई। देख लो, 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25। ये लॉजिक था इस वाले क्वेश्चन में। सोल्व कर दो जरा, ठीक है। लॉजिक समझ में आया? अच्छा, आपने कर भी दिया तीसरे का डी, बहुत बढ़िया भाई। रोहित सिंह रावत का आंसर है तीसरे का डी। चलो देख लेते हैं एक बार, है ना। इन्होंने बताया, इसका मतलब भाई देखो, केवल वोवेल्स का स्क्वायर किया गया है ना। सी का तो 3 ही होगा भाई, तो इसका मतलब ऑप्शन, आंख बंद करके भी ऑप्शन ए के साथ मत जाना कभी भी, है ना। तो 3 लिख देते हैं। ए वोवेल्स है और ये वोवेल्स है ना ए, तो ए का नंबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा भाई। क्लियर? आर को 18 लिखेगा। आई वोवेल्स है तो 9 कितना जाएगा, 81, ठीक है जी। 14 को 14 लिखेगा और 7 को 7 लिखेगा। देखना जरा ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 311, 881, 147, बिल्कुल सही है रोहित सिंह रावत जी, आपका आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है ना। क्लियर?
चलो जी, बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन पे, अब देखो ये लॉजिक लिख लिया करो भाई, है ना, क्योंकि सारे पैटर्न होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा, डायरेक्शन का क्वेश्चन है ना। चलो सोल्व, उम्मीद है आप लोग आंसर निकालोगे मेरे से तेज, है ना, मेरे से फास्ट आप लोग आंसर निकालोगे इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, मयंक अपने कार्यालय से होटल की ओर चला, उत्तर दिशा में 10, लो जी उत्तर दिशा में 10 चिपका दिया। जैसे जैसे बोलेगा दाएं मुड़ा 8, फिर दाएं मुड़ा 6, फिर दाएं मुड़ा 5, लो जी, है ना। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ अपोजिट है, अपोजिट में डायरेक्शन माइनस होगी, 10 में से 6 गए 4। ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट, 8 में से 5 गए 3। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में रहेगा पाइथागोरस, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 25 बराबर कितना भाई 5 किलोमीटर। डायरेक्शन भी पूछ लेता तो नॉर्थ ईस्ट। तो पेन की इंक कम घिसना और पेज भी बचाना, है ना, क्लियर। करो रे करो भाई, करो तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। डायरेक्शन भंग हो चुकी है क्या। फोर्थ का ए, बहुत बढ़िया, केवल 2 लोगों ने आंसर बताया है। चलो ठीक है, डायरेक्शन सही करो भाई, इसका मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये तो हमेशा परेशान करेंगे भाई। ठीक है जी, चलो तो 5 किलोमीटर जिन लोगों का है डायग्राम बना लेना, हम तो डायग्राम में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक संख्या और उसकी संख्या के व्युत्क्रम संख्या का जोड़ 17/4 है। अब ये मैथ पे क्वेश्चन नहीं है, छोड़ के मत आना पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। क्या बोला, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का, मतलब अगर एक संख्या x है उसका रेसिप्रोकल का योग कितना आना चाहिए 17/4। नहीं समझ में आ रहा, ऑप्शन उठा लो भाई, ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन ए उठाओ, 4 + 4 का उल्टा, 4 चौक 16 और 1 17/4। लो काहे दिक्कत ले रहे हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अब आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट शायद लेट मिल रहा होगा मुझे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखो, बिना दिमाग बिना कॉन्सेप्ट। क्या बोला, एक संख्या और उसके उल्टे का योग, मान लिया संख्या x है और उसका उल्टा करो 1/x, इनका योग 17/4। तो मैंने ऑप्शन उठा लिया ना, पहला ही ऑप्शन, 4 + 1/4, 4 चौक 16 17/4 हो गया सेटिस्फाई। ऑप्शन ए, खत्म कहानी। क्लियर। किसी को डाउट है तो कमेंट करते रहना तुरंत, है ना। क्लियर भाई, कोई दिक्कत किसी को तो आगे बढ़े। फिर 5वें का ए, छठे पे आगे रहे, छठे पे, अच्छा 5वें का ए, ठीक है क्लियर। तो आगे बढ़े भाई फिर अगले वाले क्वेश्चन पे, अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो। चलो जी, दक्ष कुमार स्वागत है आपका भी, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं ये क्वेश्चन तो नहीं आपको कराने से कि घोड़े को बैल बोलते हैं तो बताए गाय को क्या बोलेंगे, है ना, वो बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और आप बच्चे तो हो नहीं, आप सब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों का आंसर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार और, एक बार नहीं 2 बार सुनना, लेकिन पूरा ध्यान यही रखना। देखो क्या बोला, चलो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। इन्होंने कहा एक संख्या और उसका व्युत्क्रम, मतलब उस संख्या का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उनका जोड़ 17/4 होना चाहिए। हमें नहीं पता संख्या क्या है, ना जानने की जरूरत है, हमने संख्या मान ली एक x प्लस इसके उल्टे का योग कितना होना चाहिए 17/4। तो हम क्या करेंगे भाई, ऑप्शन उठाएंगे 1 बाई 1, ऑप्शन उठाएंगे। पहला ही ऑप्शन उठा लिया, 4 + 4 का उल्टा 1/4, तो कितना गया भाई 4 चौक 16 1 17/4। आप बोलोगे सर ये तो आंसर है, बी वाला ऑप्शन करके दिखाओ। लो भाई 3 + 1/3 कितना आएगा, 3 × 9 = 1 10/3। तो गलत नहीं होगा ये कितना जाएगा, 5 × 5 = 25 और 1 26/5। अच्छा ऑप्शन 2 मैच कर रहे हैं क्या, तो इसे 2/4 कर लेना, है ना। फिर तो ऑप्शन 2 हो जाएगा ना, ए और डी, इसे 2/4 कर लेना ऑप्शन डी को। ठीक है, अब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाँ ठीक है, आपने डी बताया, ठीक है, दोनों जगह सेम लिखा हुआ था। क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, लगाओ जरा दिमाग अपना, क्या दिमाग लगा सकते हो। बी से पहुंचा डी, बी से पहुंचा डी,
बी से पहुंचा डी मतलब +2, पहला टर्म। फिर डी से पहुंचा जी, इसका 4 होता है, 4 + 3 7, है ना, 4 + 3 7, 2 जोड़ा 3 जोड़ा, चलो यहां वाला लगा के देखते हैं, 7 और 3 10 है नहीं भाई, नहीं जी है ना, ठीक है। बी से 4 हुआ, 2 4, 3 7 और 3 10, अच्छा 2 3 4 जोड़ लो, 7 और 4 11, 11 है नहीं, है ना, तो क्या करेंगे, इसमें 7 ही होता है ना इसका, 2 4 और 3 7 और 4 11, 11 है तो भाई के, है ना, लो जी 4 जोड़ दो, कितना आ जाएगा के, ठीक है जी। तो बी डी आई थिंक पहले में मुझे आंसर मिल गया ऑप्शन है, लेकिन पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं भाई, है ना। जेड 26 24, 26 में से 2 गए 24 और 24 में से 3 गए 21, तो 21 में से 4 घटाओ, 17 आना चाहिए भाई, कितना आना चाहिए 17, लो तो जी के क्यू कितना आना चाहिए, के के बाद क्यू आना चाहिए, ऑप्शन ए क्लियर, ऑप्शन ए आ जाएगा बिल्कुल। एफ छोड़ दिया, कौन सा एफ छोड़ा रे, कौन सा छोड़ दिया, बी डी जी, पहले 2 4, 2 जोड़ा, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, क्लियर। पहले 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से, ठीक है। बीच वाले नंबर में 26 24 -2 -3 तो -4, 21 -4 17, 17 को लिखा जाता है क्यू, क्लियर, ठीक है। ये आ जाएगा बिल्कुल के क्यू एम, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन को सोल्व करिए जरा। 56 56 54 162 158 क्वेश्चन मार्क, 56 56 54 162 158, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन बड़े बड़े से दिखाई दे रहे हैं भाई, ऑप्शन कैसे बड़े बड़े से दिखाई दे रहे हैं, है ना। दक्ष कुमार सही है भाई, है ना। चलो एक दक्ष आपका नाम है, एक ऐप भी लॉन्च हुआ है, ठीक है, देख लेना किसने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने बोर्ड पे है ना, नंबर सीरीज से रिलेटेड है, तो थोड़े दिमाग के घोड़े तो भाई खोलने पड़ेंगे ना, है ना। जो दिमाग काफी सालों से सो चुका था, है ना, दिमाग काफी सालों से क्या सो चुका था, उसको जगाना पड़ेगा भाई। देखो 56 से 56, आप खुद देखो ना कि सर 56 के बाद 56 लिखा हुआ है, बहुत लोगों को तो गलत लगेगा, है ना, क्योंकि वो बहुत गलत फहमी में है। लेकिन आप देखो 56 से 56 कैसे बन सकता है, या तो सर 56 में 0 जोड़ दो, 56 में 0 जोड़ोगे 56 ही आएगा। और क्या तरीका हो सकता है, सर 1 की मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल लो जी 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 56 एकम 56, क्लियर। फिर 56 से 54 -2, ठीक है जी। अब बड़ा सा नंबर है भैया, 1 की मल्टीप्लाई करी, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आना चाहिए, किसकी 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12 और 5 या 15 1 16, फिर -4। अब 1 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई, तो किसकी मल्टीप्लाई होगी भाई, 5 की मल्टीप्लाई होगी, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे 4 पंजे 25 और 4 29, 5 एकम 5 और 2 7, 790 है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, क्लियर। क्वेश्चन को सोल्व करने पे ध्यान दो भाई, ठीक है। हाँ पढ़नी पड़ सकती है, मैं तो रीजनिंग, ठीक है, तो क्वेश्चन पे ध्यान दो, वरना उस टाइम अफसोस के अलावा और कुछ नहीं होगा हमारे पास, क्लियर। किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप अपनी बात को रख सकते हो कमेंट के माध्यम से, 790 बिल्कुल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा भाई, इनमें से आपको अलग छांटना है, अलग कौन सा है, अलग कौन सा है, 6 1 7 3 49, ठीक है भाई। तो आसान सा क्वेश्चन है, देखो ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, इससे 32 दूनी 64, ये आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं, ऑप्शन बी। इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना था, इसमें क्या दिमाग नहीं लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, कर लो इसे। 6 मित्र एक वृत्त में बैठे हैं, लो जी ये रहा गोला, आप लोग भी करो, है ना, ये रहा गोला,
कितने लोग हैं 6, तो एक चीज का ध्यान रखना, 6 लोग हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, हमेशा इन्हें पहले चारों दिशाओं में बैठाया करो, मतलब बैठाना मत है, 4 दिशाएं खींच लेना इस तरीके से। अब बचे 2, उन्हें आमने सामने बैठाने की कोशिश किया करो, आमने सामने। ठीक है जी, ये रहा क्वेश्चन। क्या है, ई डी के बाईं ओर है, ई डी के बाईं ओर, तो डी को यहां बैठाओ, है ना, लो जी, ई डी के बाईं ओर। ठीक है, सी ए तथा बी के बीच में, ना तो मुझे ए पता ना मुझे बी पता। फिर क्या है, एफ ई और बी के बीच में है, एफ जो है ई और ए के, तो एफ लो जी, ई ये रहा, ए यहां, क्लियर। अब क्या बोला, सी ए और बी के बीच में, ए ये रहा, कौन बोला, सी, लो जी, ये रहा बी। तो क्या पूछा था, बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर कौन सा है, डी, बी के बाईं ओर कौन सा है, डी, बी के बाईं ओर कौन सा है, डी, क्लियर। तो क्वेश्चन का लेवल तो आपको हमेशा अच्छा मिला है भाई, है कि नहीं, क्लियर। ठीक है, ये तो भी आपके पेपर में आया भी था भाई, है ना, तो मैंने एक बार सोल्व करा दिया कि मैं कहा चलो आप लोगों को सोल्व करा देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को तो आगे बढ़े भाई, फिर है ना, आगे बढ़ते हैं। अगर रीजनिंग और मैथ पढ़ रहे हो, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि वाकई में मैथ पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कहानी यहां चल रही है दिमाग में भी कि उसने उसको कब मारा था, ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई, है कि नहीं, क्लियर। आपको लगे कि हाँ वाकई में आज हमारे दिमाग के घोड़े खुले हैं क्वेश्चन को सोल्व करके। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी वहीं से क्वेश्चन उठा लिया एक, है ना। देखो इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, ध्यान से सुनना। देखो ये होता है बेसिक डायग्राम, है ना, बेसिक डायग्राम। मैं तो रीजनिंग में इसी तरीके से खेलता है एग्जामिनर, है ना। 24 दिखाई दिया, 24 लगा के आगे। ये है बेसिक, इसको समझना भाई। देखो बेसिक को कैसे समझोगे, बेसिक को समझना, 1 2 3 4, कितने ट्रायंगल है, 4। फिर इसको मैं 2 बार बना देता हूं, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल। लो जी, 4 5 6 7 8। ये था बेसिक समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में ऐसे बिल्कुल मत करना। कितने हो गए, 8। कितने थे कि अब इसे भी छोड़ दो। लो जी, ये तो बेसिक था, लेकिन आप एग्जाम में बेसिक आना बहुत जरूरी है ना भाई, बेसिक आना जरूरी है। बाकी सब्जेक्ट की तरह रट के काम नहीं चलेगा ना इसमें बेसिक जिसका मजबूत होगा। सेंटर पॉइंट से कितनी लाइन गई, 1 2 3 4, बस 4 का डबल कर दो, 4 दूनी 8। तो 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें। हमने लिखा 24। अरे हमारी सबसे बड़ी भूल हुई कि 24 लगा दिया। ठीक है, अब ये जब बेसिक डायग्राम आपस में अटैच हुए, हमेशा ध्यान रखना 99%, 1% मैंने छोड़ दिया, 99% नए फिगर का फॉर्मेशन होगा, 99% नए फिगर का फॉर्मेशन। ठीक है, देखो पहला डब्बा जब ये दूसरे डब्बे से जुड़ा, किससे, दूसरे डब्बे से जुड़ा, तो इसकी तिरछी लाइन और इसकी तिरछी लाइन बना ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल। ठीक है जी, और इसकी तिरछी लाइन और इसकी तिरछी लाइन बना ट्रायंगल। क्लियर, तो कितने ट्रायंगल मिले, और 2। ठीक है, फिर इसकी तिरछी लाइन और लास्ट वाले डब्बे की तिरछी लाइन, एक ऊपर उसके जैसा ही एक नीचे, तो 28 ट्रायंगल बनेंगे भाई। कितने, 28। चलो क्लियर, ये तो आप क्लास में कराया क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट ये रहा। अच्छा, एक कंप्यूटर क्वेश्चन है, कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्टर, मेंटर, कंपाइलर या फिर प्रोग्राम, है ना। इंस्ट्रक्टर, मेंटर, कंपाइलर या फिर प्रोग्राम। कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है भाई, है ना। तो बताओ फटाफट से क्या कहा जाएगा, जल्दी से फटाफट आंसर को देखते हैं कौन इसका आंसर करता है। ठीक है, बीच में क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए। क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट। क्या कहा जाएगा, 11 का ए। बहुत देखो ध्यान से समझ लेना जरा। देखो जैसे आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है ना, आपने कोडिंग कर दी, यहां भी कोडिंग कर दी, यहां भी करो, मतलब आप लिख रहे हो, प्रोग्राम लिख रहे हो, कोड लिख रहे हो, है ना। क्या लिख रहे हो, इनको कोड, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इनको कोड। और कोड लिखने को ही क्या कहा जाता है, कोडिंग। जो आप कोड लिख रहे हो इसे ही क्या कहा जाएगा, कोडिंग। ठीक है, तो जब इस सारे कोड को आप क्या बोल सकते हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ
इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना। पहला क्या बोल सकते हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर आप इसे बोल सकते हो और सेट ऑफ कोड, सेट ऑफ कोड, सेट ऑफ कोड, या फिर और क्या बोल सकते हो आप लोग इसको, आप इसे बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो इसे, सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इन्हीं को बोला जाता है प्रोग्राम, प्रोग्राम। क्लियर। अब आपने लिख दिया ना, कंप्यूटर में लिख दिया है, कोडिंग कर दी, ठीक है। तो इनके ही क्या, आपने एक लाइन लिखी कोड, दूसरी लाइन लिखी कोड, तीसरी लाइन लिखी कोड, चौथी लाइन लिखी, इन्हीं को लिखने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोडिंग। इन सबको मिलाकर चाहे तो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल लो, चाहे सेट ऑफ कोड बोल लो, या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, प्रोग्राम। क्लियर। और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम कहलाता है सॉफ्टवेयर, है ना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। क्या बोला था, कंप्यूटर को क्या करना है, यदि वह बताने वाले निर्देशों के समूह को, निर्देशों के समूह मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर सेट ऑफ कोड भी बोल सकते हो, सेट ऑफ स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, तो इनको क्या बोला जाता है, प्रोग्राम। और क्या बोला, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो निर्देशों का समूह बोला है, इंस्ट्रक्टर नहीं, क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। ठीक है जी। तो समझ में आया डिटेल में, कोई दिक्कत किसी को। सेट ऑफ कमांड एंड सेट ऑफ कमांड कॉल्ड प्रोग्राम। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। ठीक है। एक एक चीजों को देखो कितना बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। तो मैंने आपको बता दिया, एक लाइन लिखा इसे कोड, दूसरी लाइन लिखा कोड, इसे लाइन लिखा कोड, इन्हीं कोड के लिखने की प्रोसेस को क्या बोला था, कोडिंग। अब इन्हें क्या बोल दिया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल दिया, सेट ऑफ कोड बोल दिया, सेट ऑफ स्टेटमेंट, तो यही सब क्या कहलाएंगे, प्रोग्राम। और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। क्लियर। एक क्वेश्चन ये रहा, फिर रीजनिंग के स्टार्ट होंगे, फिर मैथ के 9 क्वेश्चन हो रहा है, उन्हें भी डिटेल में समझाऊंगा। बेसिक समझो भाई। आप क्या करते हो, एमसीक्यू कर रहे हो, एमसीक्यू का एम पता नहीं, बस एमसीक्यू करने पे लगे हो। एमसीक्यू से कुछ नहीं होगा, अपने पेपर दे के देख लेंगे, जब तक आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज नहीं होगी। ठीक है। डीप नॉलेज क्या होता है, डीप नॉलेज बेसिक नॉलेज होता है। बेसिक नॉलेज को 0 से लेकर हाई लेवल तक पढ़ो, है ना। अब डीप नॉलेज के चक्कर में आजकल बहुत एक टर्म सुनने को आ रहा, भाई डीप पढ़ेंगे, डीप नॉलेज से पढ़ेंगे। अरे डीप के चक्कर में आसान मत भूल जाना पेपर में, बेसिक मजबूत करो, बेसिक से टॉप की तरफ चलो, यही होता है स्टडी का लेवल। कभी ऐसा होता है कि लोक सेवक ने कह दिया अब मैं डीप क्वेश्चन पूछूंगा या अब मैं आसान क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं। उसे पता है सामने वाला 0 से लेकर हाई लेवल तक पढ़ गया है। कभी इंस्ट्रक्शन देखा यूपीएससी के, इस बार में डीप क्वेश्चन पूछूंगा। आजकल एक टर्म बहुत जनरेट हो रहा है उत्तराखंड में, डीप स्टडी की तैयारी। पहले सोए थे क्या, पहले पढ़ाना था भाई डीप, हमेशा बेसिक। पहले बेसिक क्लियर करो, उसके बाद 1 बाय 1 आगे बढ़ो। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई। अच्छा, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, कीबोर्ड, मॉनिटर, विंडो या सीपीयू। ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। कीबोर्ड, मॉनिटर, विंडो या सीपीयू, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। फटाफट इस वाले क्वेश्चन का आंसर कर दो भाई, है ना। जल्दी से फटाफट आंसर करो। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट जल्दी से। खैर काफी लोगों ने आंसर किया था, प्रोग्राम प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ चुके हैं, जल्दी से फटाफट आंसर करिए। क्या बोलेंगे भाई, बिल्कुल जी बिल्कुल, विंडो। आपने सुना होगा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना जी। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैसा हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर। ठीक है। एप्लीकेशन में नहीं रखेंगे इसको। ठीक है। जैसे आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा ना, एक तो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक आपने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा जो आपकी हेल्प करता है या हार्डवेयर की हेल्प करता है जब आप सॉफ्टवेयर पढ़ते हो। ठीक है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो किसका पार्ट होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होगा। ठीक है जी। आप देखो, जब आप सॉफ्टवेयर पढ़ते हो आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार, लेकिन मैं कहता हूं बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया। किसके उदाहरण है, सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प करने के लिए एक बना होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए एग्जाम्पल जैसे एंटीवायरस, है ना, इस तरीके का। ठीक। तो वो हेल्प करता है बेसिकली हार्डवेयर, जो हम हार्डवेयर यूज कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, उनकी हेल्प के लिए होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बेसिकली इसी कैटेगरी को मानते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही कैटेगरी का पार्ट माना है तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। ठीक। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। पहले से चालू कंप्यूटर को फिर से चालू करना कहलाता है। पहले से स्टार्ट कोई कंप्यूटर है ना, आपका कंप्यूटर क्या है, ऑन है, ठीक है। ये कह रहा है पहले से ही कंप्यूटर स्टार्ट है को फिर से चालू करना क्या कहलाता है, ठीक है। देखो जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होगा, है ना, कंप्यूटर की स्टार्ट वाली प्रोसेस को आपने पढ़ा भी होगा, क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बूटिंग। क्लियर। जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, वो स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होने वाली प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है भाई, बूटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बूटिंग। ये आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने को क्या बोलते हैं, बूटिंग। या फिर एक दूसरा टर्म आपके सामने आया होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर कंप्यूटर ऑन है, जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, बूटिंग। या फिर आपको टर्म देखने को मिलता होगा कोल्ड बूटिंग, है ना। दोनों चीज एक ही है, ठीक है। दोनों चीज क्या है, एक। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, अगर आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उसे क्या बोल देंगे, कोल्ड बूटिंग या बूटिंग, है ना, ठीक। लेकिन क्वेश्चन क्या है, पहले से चालू कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करना, मतलब आप क्या कर रहे हो, उसे रीस्टार्ट कर रहे हो। तो रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को बोला जाता है वार्म बूटिंग। बस ये टर्म है, ध्यान रखना, ठीक है जी। बूटिंग क्या प्रोसेस होता है, जैसे आपका कंप्यूटर ऑन होगा तो जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, या फिर कोल्ड बूटिंग। लेकिन पहले से ही कंप्यूटर अगर आपका स्टार्ट है, उसे रीस्टार्ट करना, तो उसे क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग। और जैसे ही कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है तो सबसे पहला स्टार्ट होने वाला प्रोग्राम का नाम है बायोस, फिर सेकेंड नंबर पे होता है लोडर, ठीक है जी। तो ये चीजें ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए कि जैसे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले स्टार्ट होने वाला प्रोग्राम क्या कहलाएगा, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर, ठीक है। तो जो टर्म है इन्हें लिख लेना, क्लियर, ठीक है। इसने पूछा था पहले से ही स्टार्ट कंप्यूटर को फिर से चालू करना, तो क्या कहलाएगा, वार्म बूटिंग कहलाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कोल्ड बूटिंग या सिंपल बूटिंग, ठीक। ये जो इंपोर्टेंट लग रहा है नोट करते रहो भाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे लगभग 40 क्वेश्चन है, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर को मिलाकर, ठीक है। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, तो थोड़ा सा ऐसे नहीं कि बस ऑप्शन पढ़ लिया, कुछ बेसिक चीजें जानो भाई, लेवल अपने आप बढ़ेगा। जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा उसका लेवल खुद इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है। ये भी आपके सॉफ्टवेयर चैप्टर से क्वेश्चन है ना। सॉफ्टवेयर आप पढ़ते हो, सॉफ्टवेयर, है ना, ठीक है। ये भी उसी का एग्जांपल है, तो फटाफट, ठीक है। एक आप पढ़ते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक आप पढ़ते हो क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्लियर। और एक इसी का सब पार्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा आप लोगों से कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो पहले आपको इनका टर्म पता होना चाहिए सर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे आपको गेम खेलना है, ठीक है, गेम आपके कंप्यूटर में है, उसे कौन चलाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना है ना, किसकी जरूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको एक्सेल पे फाइल बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, तो ये सारी की सारी कैटेगरी किसकी हो जाएगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, क्लियर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, क्लियर भाई। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। मतलब बेसिकली यूजर का जो उद्देश्य पूरा करते हैं, है ना, आप और हम जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं उसे क्या बोला जाता है, यूजर बोला। जो हमारे उद्देश्य को पूरा करे उसे क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके एग्जांपल लिख लेना, एमएस ऑफिस, जैसे एमएस ऑफिस लिख लिया, है ना। टैली के बारे में सुना होगा, टैली, पावर पॉइंट, है ना, पावर पॉइंट आ जाए, या फिर आपका क्या आ जाए भाई, पावर पॉइंट के अलावा एक एग्जांपल और लिख लेना, ठीक है। मीडिया प्लेयर, मीडिया प्लेयर, या फिर और बेस्ट एग्जांपल जैसे हमारा जीएस विजन कोचिंग है, इसकी एप्लीकेशन है जीएस विजन, ठीक है। ये भी तो एक ऐप ही है। ये आया कहां से, आया कहां से, सबसे शुरू में आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म बन गया भाई ऐप। ये कोई नया टर्म थोड़ा ही है ना। तो जैसे जीएस विजन की ऐप है, तो ये भी किसका पार्ट है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, क्लियर, जीएस विजन, ठीक है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होंगे जो हमारे हार्डवेयर को रन कराएंगे, जो हमारे हार्डवेयर को रन कराएंगे उन्हें बोला क्या जाता है भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्लियर। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बायोस हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, लोडर हो गया, है ना, लिंकर हो गया, क्लियर।
तो वे सारे के सारे किसके उदाहरण बन जाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण है जैसे डिवाइस ड्राइवर है, डिवाइस ड्राइवर हो गया, एंटीवायरस हो गया, वे सारे के सारे क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल। तो आपसे पूछा गया था एमएस वर्ड किसका एग्जांपल हो जाएगा भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अब आप पढ़ते हो सर हमने क्या जीएस विजन की ऐप डाउनलोड कर ली, तो एप्लीकेशन से ही बना है ऐप, है ना। या आपने क्या खाने पीने की चीजें कौन कौन से होते हैं वो भाई, जिससे आप वो मोमोज मंगाते हो, जोमेटो, तो वे सारी एप्लीकेशन ही तो है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है सारे के सारे, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? आपसे पूछा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, फटाफट से फायरफॉक्स, मैकएफे, एविरा, फटाफट से बताइए कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर लिनक्स, विंडो, यूनिक्स, मैक। बिल्कुल जी, बिल्कुल मंजीत कोहली, बिल्कुल जी, हाँ जोमेटो बिल्कुल, है ना। हाँ आता तो आपको सारा है भाई, बस वही है कि आप अपने शक्ति को पहचान नहीं पाते, कभी कभी गलत चीजों के चक्कर में हो जाता है आपका काम फिर, है ना। बिल्कुल क्लियर, समझ में आया? एक एक चीजों को देखो, मैं आपको 1000 एमसीक्यू करा दूं, निशान लगाता रहूं, कुछ नहीं फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा भाई, जब तक आप उन चीजों को डिटेल में नहीं पढ़ोगे। ये जितनी जल्दी जान लो उतना आप लोगों के लिए फायदा होगा, वरना करते रहो डेली यूट्यूब पे करते रहो, क्योंकि कुछ फायदा नहीं होगा, उसका ध्यान रखना भाई, जब तक बेसिक चीजें आपके अंदर नहीं होगी। क्लियर, 15 का ए। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा 15 का ए। अब आपको करना क्या है, इन तीनों के नाम नोट करने हैं, ये सारे के सारे क्या है? एंटीवायरस। जब ये एंटीवायरस है तो फायरफॉक्स क्या है? तो फायरफॉक्स क्या है? जल्दी बताओ, जब सारे के सारे एंटीवायरस है तो फायरफॉक्स क्या कहलाएगा? वेब ब्राउजर। इसे क्या बोलेंगे? वेब ब्राउजर की कैटेगरी, ब्राउजर, है ना, ब्राउजर। ये सारे के इनके अगर नहीं पता होगा, एविरा, मैकएफे तो कंप्यूटर में बहुत यूज करे जाता है। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लेना कि सारे के किसके एग्जांपल है भाई? एंटीवायरस के। ठीक है, फायरफॉक्स क्या हो जाएगा? वेब ब्राउजर, जहां पर आप कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ठीक है, आपका बैच वगैरह है, अपना कॉल कर लेना किसी कोई भी दिक्कत तो। नेक्स्ट फिर से हमारा हो जाता है, थोड़ा सा मिक्स कर रखे हैं, मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, रीजनिंग के मिलेंगे, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जिससे आपका एक बेसिक आपका बिल्कुल सही है, वेब ब्राउजर बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक, देखो अब आपने एलसीएम एससीएफ पढ़ा हुआ, देखो ध्यान से देखना, लेकिन ये क्या है? फ्रैक्शन में लिखा है। अब जितने भी 5-6 क्वेश्चन है वे सबसे लास्ट में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, उससे पहले 1-2 मैथ के क्वेश्चन, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन, है ना, इस तरीके से। ठीक, अब देखो मैं समझाऊंगा ना, कितना आसान क्वेश्चन है। क्या पूछा है? लेस है, एलसीएम। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में आए, ध्यान से सुनना भाई, देखो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब a अपॉन b की फॉर्म में, x अपॉन y की फॉर्म में, कंप्लीट नंबर ने, होल नंबर ने, फ्रैक्शन की फॉर्म में। एलसीएम पूछा है तो इसका मतलब जो ऊपर लिखा है उसका तो निकालोगे एलसीएम, उसका क्या निकालोगे? एलसीएम, और जो नंबर नीचे लिखे हैं उसका क्या निकालोगे? एचसीएफ। बस क्लियर। तो 3, 6, 9 का एलसीएम, छोटे छोटे नंबर है, एक ऐसा नंबर, छोटे से छोटा एक ऐसा नंबर जिससे जो 3 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाए, 6 से भी, 9 से भी, तो ऐसा नंबर क्या आ जाएगा? 18। 3 से भी डिवाइड है, 6 से भी, 9 से भी। एचसीएफ भाग विधि से 4 को 7 से भाग दो, 4 एकम 4, कितना बचा भाई? 3, 3 को 4 से भाग दो, 3 एकम 3, कितना बचा? 1, 1 को 3 से भाग दो, लो जी पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया 1 से। 1 से 8 को भी भाग दे दो, लो जी 1 कम 8। एचसीएफ कितना आ गया? 1। तो आंसर लो, एक लाइन का क्वेश्चन है तो इनसे घबराए मत करो आप, है ना, चीजों को सीखो, है ना। देखो हाँ, ऑप्शन डी, दिल मांगे मोर, है ना, ऑप्शन डी 18/1। अगर यही क्वेश्चन आ जाता एचसीएफ का तो हम क्या करते? ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देते और नीचे वाले का एलसीएम। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक 5th क्लास की आपको उसमें मिल जाएगा। अभी कल परसों एक पेपर मैं देख रहा था, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का पेपर हुआ है परसों, है ना, 100-150 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो आप ग्रुप सी की हिंदी डिक्टो क्वेश्चन जो आप पढ़ते हो ना, 20 क्वेश्चन मैथ के, है ना। आपको तो मैथ आता नहीं है, शायद भविष्य में पढ़नी पड़ जाए, है कि नहीं बता रहा हूं, है ना। 20 क्वेश्चन मैथ के 5th क्लास का बच्चा सोल्व करके जा रहा है एंट्रेंस के लिए, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के जिससे आप पीछे भागते। 5th क्लास का बच्चा देखो जो अपने आप खुद भी तैयार नहीं हो पाएगा, है ना, सही से, वो उन बच्चों को, वो उन जिले के कितने 80 सेलेक्ट होते हैं, उन कई हजार बच्चों को पीछे छोड़ कर जाएगा। 5th क्लास का बच्चा इतना कितना होता है, आप पेपर देख लेना, टेलीग्राम पे डाल दूंगा जीएस विजन के। एक बार आप लोग जो आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, एक बार पेपर सोल्व करके देखना, कितना अच्छा पेपर उन लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, अभी की बात है, 2-3 दिन पहले की, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा जीएस विजन के, करके देखना जो लोग ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं।
नेक्स्ट ये रहा, देखो ये कॉन्सेप्ट आज ही सिखा दूंगा आपको। यूनिट डिजिट निकालना है ना, यूनिट डिजिट निकालना है। यहां से बार बार एफ और हुआ, लोअर हुआ और आपका आर हुआ, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा था। देखो क्या पूछा है उसने, यूनिट डिजिट। ध्यान से सुनना, यूनिट डिजिट। अब देखो जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 5 6 7 8 9 10, यूनिट डिजिट। सर यूनिट डिजिट 0 है, क्या है 0, मतलब इकाई का अंक। ठीक, अब आपके सामने क्वेश्चन है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। 3 1 2 7, 3 1 2 7 की पावर कितनी है 173। इसने कहा यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है ना, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट तो 7 है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। 7 की पावर कितना लिखूंगा मैं 173। क्लियर, देखो क्वेश्चन को आसान बना दिया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, चाहे 5 6 4 कितने भी बड़ा नंबर है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है तो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 7 की पावर कितनी होगी 173। इसके बाद क्या काम करना है, 7 लिखो, फिर इसको 4 से डिवाइड करना है। किसी की भी यूनिट डिजिट पूछे 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 1 बचा 13, 4 के 12, रिमाइंडर कितना 1, जितना रिमाइंडर आएगा वही पावर में चिपका देना। तो 7 की पावर 1 कितना होता है 7। लो जी, इतना आसान सा क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना। बिल्कुल सही जी दक्ष कुमार, और बहुत बढ़िया है ना, क्लियर, ठीक है। तो यूनिट डिजिट निकालना सीखे, दोबारा फिर से देख लो। देखो इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। 3127 से यूनिट डिजिट पूछा है ना, इकाई का अंक, तो इकाई में क्या दिखाई दे रहा है 7 की पावर कितना लिखोगे 173। क्लियर, यहां तक तो क्लियर होगा। अब क्या करना है, किसी की भी यहां 7 हो 4 हो 3 हो 5 हो 0 हो 6 हो, कोई मतलब नहीं है। बस हमें क्या करना है, जो लिखा है इसे 4 से डिवाइड कर लो, और डिवाइड करके क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है भाई, शेषफल है ना। 4 चौक 16, लो करके दिखा देता हूं बच्चों की तरह, ठीक है। 4 तिया 12, तो कितना है रिमाइंडर 1, वही इसके पावर में थी। 2 आता, 7 की पावर 2 49 का 9 लेते। क्लियर, 7 की पावर 1 कितना होता है 7। लो ये क्वेश्चन आते हैं आपके लोअर में, क्यों घबराते हो आप लोग। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, चलो जी, आई थिंक नहीं हुई होगी। दिक्कत है तो लिख दो भाई, समझ में आ गया तो वाई लिख दो, वाई, केवल वाई, मैं समझ जाऊंगा। वाई का मतलब यस, नहीं समझ में आया तो एन लिख देना भाई, है ना, हम सिखाएंगे आपको। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ जाए, फिर आगे बढ़े, है ना। 3 क्वेश्चन है केवल मैथ के, फिर रीजनिंग, फिर कंप्यूटर। 3 क्वेश्चन मैथ के, तीनों को मैं समझाऊंगा, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन रीजनिंग में मान के चलना भाई, रीजनिंग में क्वेश्चन मान के चलना, ये वाला मैथ मत समझना इसे, मैं समझाता हूं। देखो एक टेस्ट में प्रत्येक एक सही उत्तर के लिए 1 अंक देता है। जैसे आप ग्रुप सी का पेपर देते हो, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और 1 गलत करोगे तो 0.25 कट जाएगा। उसी से क्वेश्चन है, कर लो, हर बार काउंटिंग करते होंगे ना, जहां जहां भी आप पेपर देते होंगे, उसी से क्वेश्चन है। एक टेस्ट में प्रत्येक एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो उसका कितना मिलेगा 1। क्लियर, 1 नंबर मिल जाएगा आपको अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाता है। इसका मतलब तगड़ी नेगेटिव मार्किंग है ना। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहां पे तो 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। क्लियर, सही किया 1 नंबर मिल जाएगा, अगर आपने सही कर दिया तो 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने गलत किया तो 1 नंबर कट जाएगा। यदि लड़के टेस्ट में सभी 20 प्रश्न के उत्तर देता है, कितने प्रश्नों के उत्तर दिए 20 प्रश्नों के, और उसे 8 अंक प्राप्त होते हैं। जैसे आपने 100 नंबर का पेपर किया, आपने 100 के 100 कर दिए, आंसर किया है, नंबर आए 50, तो 50 कहां गए में निगेटिव। उसी से क्वेश्चन है, तो पूछा है उसके द्वारा कितने सही उत्तर दिए गए। ध्यान से देखिएगा भाई, है ना। 1 सही का 1 नंबर, 1 गलत का 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब वो बिल्कुल आपकी तरह था, उसने 20 के 20 क्वेश्चन कर दिया भाई, है ना। अब हमेशा आदमी पता थोड़ा ही रहता है कितने गलत है कितने सही है, बाकी सब मैथ में पता चल जाता है, रीजनिंग में सही है गलत है, बाकी सब्जेक्ट में मुश्किल होता है पता, है ना, क्योंकि आप उसमें तुक्का लगाने की कोशिश करते हो। ठीक, अब ध्यान से देखा कैसे क्वेश्चन, उसने 20 क्वेश्चन सही किए, वो आपकी तरह इंटेलिजेंट था। वो कौन था, आपकी तरह। तो मैंने मान लिया आप इंटेलिजेंट हो, आपने सारे सही किए होंगे, है ना, आपने क्या किए होंगे सारे सही। ठीक, एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर, 20 क्वेश्चन सही करोगे 20 नंबर। क्लियर, वो आपकी तरह इंटेलिजेंट था, तो आपको देख के मैंने मान लिया कि उसने सारे के सारे सही कर दिए। एक क्वेश्चन सही करने का 1 नंबर, 20 क्वेश्चन के कितने मिलेंगे 20, लेकिन भाई साहब नंबर कितने मिले 8 नंबर, वो मेरी भूल थी ना, नंबर कितने मिले 8, तो इसका मतलब ये क्या है निगेटिव।
निगेटिव नंबर। अब इन निगेटिव नंबर के क्वेश्चन कितने होंगे, देखो इन निगेटिव नंबर को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, एक नंबर तो मिलेगा ही नहीं, है ना, और एक नंबर आपका और कट जाएगा, तो आपको कितने नंबर का लॉस होगा, 2 नंबर का। क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 12, तो इसका मतलब 2 6 के 12, तो 6 क्वेश्चन गलत है भाई, आपने 6 क्वेश्चन गलत किए। क्वेश्चन में क्या पूछा, कितने सही किए, तो टोटल 20 में से 6, 20 में से 6 गलत हो गए, तो सही कितने किए, 14। नहीं समझ में आया पूछ लेना दोबारा, ठीक है। 12 कैसे आएगा, एक बार बताओ जरा, 12 कैसे आया। वाह जी वाह, ये 12 आप ही लोगों के लिए ऑप्शन बनाया गया। अरे भाई एक बात बताओ, 20 क्वेश्चन थे ना, 20 क्वेश्चन, 20 के 20 सही है ना, ठीक है, 12 गलत, ये 8 गलत, ये भाई मार्क्स है, मार्क्स है ना। अगर एक नंबर का मिल रहा है तो एक नंबर का कट भी तो रहा है, तो इन्हें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है कि 12 नंबर कटे तो कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे, 6। क्लियर, तो 20 करे थे, 6 गलत, तो कितने सही किए उसने, 14 होगा भाई आंसर। हाँ क्लियर, समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो दोबारा फिर से सुन लो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात, ध्यान से क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप सही कर रहे हो तो आपको 1 नंबर मिलता है, गलत कर रहे हो तो 1 कट जाता है ना। अब गलत कर रहे हो तो 1 कट जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको कितने मार्क्स का लॉस हुआ। अगर आप एक क्वेश्चन, एक तो सही करते तो मिलता, नहीं किया तो ये भी नहीं मिलेगा, और एक आपका निगेटिव चला गया, तो कितने नंबर का लॉस है, 2 नंबर का। क्लियर, कितने नंबर का लॉस है, 2 नंबर का। अगर आप ग्रुप सी में एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपको 1 नंबर का लॉस नहीं होता, कितना, 1.25 का लॉस होता है। आई बात समझ में। एक तो वो जो आपने नहीं किया या गलत कर दिया, वो जो मिलना था वो तो मिला ही नहीं, प्लस के 0.25 वे भी आपको आयोग एक्स्ट्रा देता है कि इन्हें भी साथ लेके जाओ। क्लियर, ठीक है। अब हमने मान लिया कि भाई उसने 20 क्वेश्चन सारे के सारे सही कर दिए, एक क्वेश्चन सही करने का 1 नंबर, तो 20 क्वेश्चन सही करने का कितना, 20। लेकिन जब आंसर किया ये नंबर तो उसके 8 आए, इसका मतलब कितने क्वेश्चन, कितने नंबर, ये 12 नंबर। 12 नंबर निगेटिव के, एक क्वेश्चन गलत करने के 2 नंबर, तो 12 क्वेश्चन को गलत करने के जो 12 नंबर है इनको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, कितने, 6 क्वेश्चन गलत किए भाई। अब 20 माने थे, 6 गलत कर दिए, तो 20 - 6 कितने क्वेश्चन सही किए उसने, 14 क्वेश्चन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन तो सारे ऐसे ही मिलेंगे टॉप क्लास के भाई, ठीक है। बाकी भी ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर है ये वाला जहां पे इस तरह के क्वेश्चन दिखाई देते हैं आप लोगों को। क्लियर, नेक्स्ट चलो, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन मैथ के हैं, उन्हें कराऊंगा, फिर रीजनिंग पे, फिर लास्ट में आएंगे कंप्यूटर पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर करा दे। देखो मैं अब केवल आप क्वेश्चन पढ़ लो, मैं करता हूं क्वेश्चन को, आप केवल पढ़िए, ठीक है। एक किसी कार्य को बस आप देख लो क्या प्रोसेस का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, केवल आप क्वेश्चन पढ़ो, है ना। 3 मिनट में 3 क्वेश्चन कर देते हैं, है ना। ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिनों में, 36 दिन में, और सी उसी कार्य को कितने दिन में, 45 दिन में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक। देखो ए 30 दिन, बी 36 दिन, 45 दिन। अब यहां पे आएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क वो वर्क होगा, या आसान भाषा में एक ऐसा नंबर जो 30 के, 36 के और 45 के पहाड़े में आ जाए। और आसान भाषा में एक ऐसा नंबर जो 30 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाए, 36 से भी और 45 से भी, बस। तो ऐसा नंबर बता दो, और आसान भाषा में इनका एलसीएम ले लो। क्लियर, इनका एलसीएम ले लो, कितना जाएगा, आई थिंक 180। देखते हैं, ठीक है। तो बस आप प्रोसेस देखना कि कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज, एफिशिएंसी। टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज, 6 5 29, 5 6 15, ठीक है। और ये कितनी बार, 4 बार, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो एक ही फॉर्मूला होता है पूरे चैप्टर, टोटल वर्क। आप सुनते रहो, टोटल वर्क आपको डेज निकालना होता है। क्या निकालना होता है, डेज। जो नोट करना है कर लेना, डेज बराबर टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। दिन सबको पता है, टोटल एफिशिएंसी होता है एक दिन में किया गया कार्य। आप एक दिन में कितना कार्य करते हो, तो कैसे निकलेगा, टोटल वर्क को डेज से डिवाइड कर दिया, टोटल वर्क को डे से डिवाइड कर, एफिशिएंसी इधर, तो एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज। ए का 1 दिन का कार्य 6, बी का 1 दिन का कार्य 5, सी का 1 दिन का कार्य 4। क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर है। अब क्या हुआ, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। दे वर्क
दे स्टार्टिंग वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 9 दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है। देखो बहुत अच्छी कहानी है, 9 दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है ना, या 9 दिनों बाद एक चला जाता है, तो जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया। आई बात समझ में, जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया, तो जाने दो जो चला गया, है ना। आपने भी देखा होगा कितने लोग मिलते हैं और कितने चले जाते हैं, तो पीछे मत भागना किसी के, जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया। बस ये देख लेना कि ये 9 दिन में क्या करके गया। ए एक दिन में 6 काम करता है, ए एक दिन में कितना काम करता है 6, तो 9 दिन में कितना कर देगा 54, तो भाई टोटल वर्क 180 था, 54 काम निमट गया, है ना। कितना बचा भाई 6 और 7 में से 5 गया 2, कितना कार्य बचा 126। अब यही वर्क किससे करा लो, इन दोनों से करा लो जी, इन दोनों, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना हो गया। पूछा कितने दिन शेष कार्य पूरा हो जाएगा, तो ये आता है टोटल दिन। देखो ध्यान से समझना, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। कितने दिन तक काम किया इन्होंने, 9 दिन बाद ए चला गया, तो बाकी काम कौन करेगा, बी और सी। जो आपका 14 आया, ये आया पूरा काम, ये क्या आया यहां से लेके यहां तक। आपसे पूछा है शेष काम, ये वाला, तो 9 दिन पहले हो गया था 14 है, तो कितना बचा, 14 में से घटाओ जरा 9, कितना 4 और 5, कितना बचेगा 5 दिन, 5 दिन क्लियर, 5 दिन। शेष कार्य कितने दिन में होगा, 5 दिन में। बिल्कुल सेम मंजीत कोहली का आंसर आ चुका है, 5 दिन, बहुत बढ़िया क्लियर, ठीक है। अब देखो जैसे मैं आप लोगों के कमेंट देखता हूं कि किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों ने ना, अपने आप थे तो बहुत बड़े बलवान, लेकिन आपने अपने आप को कहां स्टेबल कर दिया, ग्रुप सी, क्योंकि आपको यही सिखाया गया कि ग्रुप सी की तैयारी करो। आपने खुद अपने आप को उस लेवल का बना दिया। आप ठानो कि मैं उत्तराखंड के हर उस एग्जाम की तैयारी करूंगा जो फॉर्म निकलेगा। आई बात समझ, ऐसे कितने लोगों में आपको मिलवा दूंगा जो ग्रुप सी में भी सिलेक्शन लेते हैं, यूकेपीएससी में भी। यूकेपीएससी का पेपर नहीं होता तो हम सामने वाले को बताते हैं हम ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी में नहीं होता तो हम सामने वाले को बताते हैं हम लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं। ये केवल दिमाग का भ्रम है ना, जो आपका जो भगवान ने इतना तगड़े आपको दिमाग दे रखे है ना, हट्टे कट्टे, इनका इस्तेमाल करिए। चाहे पेपर लोक सेवा आयोग का हो, चाहे यूके SSS का हो, भाई अगर आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त है सारे पेपर निकालो। अपने आपको कभी इस तरीके से कैटेगराइज मत करो कि मैं ग्रुप सी वाला हूं, वो लोक सेवा आयोग वाला है। सारे इसी धरती के लोग, इसी उत्तराखंड में पैदा हुए लोग हैं। कोई मंगल ग्रह से आके यूकेपीएससी के पेपर नहीं निकालता। आप ही लोगों में से आने वाले टाइम में यूकेपीएससी के एग्जाम निकालोगे। बस कुछ लोगों के चक्कर में आके आप अपने आप को ग्रुप सी वाला मान लेते हो, है ना। खुद की भीड़ में से हाथ उठा लेते हो, सर मैं ग्रुप सी वाला हूं। किसने बनाया तुम्हें ग्रुप सी वाला, खुद सोचना कभी इस बारे में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस मैं समझा रहा हूं, प्रोसेस देख लो एक बार, है ना, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट ये रहा अगला क्वेश्चन, मैं खुद करूंगा, आप क्वेश्चन पढ़ो मैं खुद करता हूं, ठीक है, आप टेंशन मत लो, बस क्वेश्चन मैं करूंगा। देखो, एक यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो। देखो x, ये टर्म लिख लेना, x बराबर होता है स्पीड ऑफ बोट। एक क्वेश्चन हो रहा है इसके बाद मैथ का, फिर रीजनिंग और कंप्यूटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ध्यान से सुनना, हिंदी मीडियम, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x, ठीक है। y होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इंग्लिश मीडियम वाले, है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की चाल, धारा की चाल। ये होता है बेसिक, इन चीजों को सीखो भाई, है ना। डीप डाप कुछ नहीं होता भाई, हमने तो आज तक कोई चीज डीप देखी नहीं। धीरे धीरे पढ़ो, ऊपर की तरफ बढ़ो, है ना। इतने डीप में भी मत चले जाना कि कभी उस डीप में डूब ही जाओ, बाहर निकलने का मौका ना मिले। हमेशा बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, हार्ड क्वेश्चन खुद सोल्व होंगे, ठीक है। तो ये चीज नोट करना, x इजगल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल, y इजगल टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल। क्लियर। क्या बोलता है, यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9, शांत जल में तैराक बोले चाहे नाव बोले एक ही बात है, शांत दिखाई दिया ना, शांत यहां भी दिखाई दिया, इसका मतलब x बराबर कितना है 9। क्लियर। धारा की चाल दिखाई दिया, वही टर्म आपको क्वेश्चन में दिखाई देंगे, इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। धारा की चाल कितनी आ गई 5। क्या पूछा है, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल
तैराक की चाल करिए। अब देखो ये दो टर्म हो रहा है, इन्हें भी लिख लो। देखो देखो इनको भी डायग्राम से समझा देता हूं, है ना। ठीक है, धारा की दिशा ये है, तैराक आदमी बना दूं क्या इसमें, ये रहा एक आदमी, है ना, आदमी बना देता हूं, आदमी या फिर नाव एक ही बात है ना। ये बना दिया आदमी, इसकी डायरेक्शन भी, या फिर एक नाव बना देता हूं, इसकी भी डायरेक्शन ये है, तो इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ये भी क्या होती है, स्पीड होती है। डाउन स्ट्रीम मतलब जिसमें धारा बह रही है, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में तैराक जा रहा है या फिर बोट जा रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम को बोलते हैं x + y, है ना। एक होता है अप स्ट्रीम, इसकी हिंदी तो मुझे, इसकी इंग्लिश मुझे भी देखनी पड़ेगी भाई, है ना। अप स्ट्रीम मतलब धारा इधर को बह रही है और जो आपका तैराक या बोट है वो उसके अपोजिट, तो यहां हो जाता है x - y। देखो आपको बेसिक एग्जांपल बता देता हूं आपकी लाइफ से। जब आप नदी में तैर रहे हो तो जिस डायरेक्शन में नदी उसी में आप तैर रहे हो, तो थोड़ा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी x + y। धारा नदी इस डायरेक्शन में, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहे हो, तो क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा x - y, क्या हो जाएगा x - y। हाँ, लहर या धारा जो भी आप बोलोगे, ठीक है जी, जो आपका मन करे आप वो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम एक प्रतिकूल होता है, एक अनुकूल, है ना। प्रतिकूल को क्या बोलेंगे, धारा के साथ या धारा के विपरीत। देखो एक तो डाउन स्ट्रीम मिलेगा, अप स्ट्रीम, ये होता है धारा के साथ, धारा के साथ, धारा के साथ, है ना। जैसे हिंदी के वर्ड लिखे हैं बड़े कठिन से, है ना, और ये होगा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। ये सारी की सारी स्पीड होती है। तो प्रतिकूल बताओ, जो प्रतिकूल लिखा है, एक वर्ड लिखा है अनुकूल, प्रतिकूल धारा के साथ होगा या धारा के विपरीत होगा, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। जो प्रतिकूल है वो धारा के साथ होगा या धारा के विपरीत होगा, फटाफट से कमेंट करके बताओ। जो प्रतिकूल वर्ड जो लिखा हुआ है, धारा के प्रतिकूल व धारा के अनुकूल, है ना। धारा के प्रतिकूल बताओ, धारा के प्रतिकूल क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ, क्या होगा भाई। प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। अप स्ट्रीम क्या है, x - y, तो 9 - 5 कितना जाएगा, 4। और अनुकूल मतलब धारा के साथ, धारा के साथ, धारा के साथ मतलब x + y, 9 और 5 14। लो जी, ये था, आपको पूरा डिटेल में क्वेश्चन समझा दिया, है ना। x + y और x - y, धारा के साथ x + y, धारा के साथ x + y और x - y की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई थी। क्लियर, चलो जी ठीक है। एक x + y निकाल लो, एक x - y निकाल लो, है ना। बस ये था चैप्टर। हाँ बिल्कुल, एक में जुड़ेगी, डाउन स्ट्रीम में जुड़ जाएगी और एक में घट जाएगी। क्लियर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, 9 और 5, 9 में से 5 गए 4 और 9 और 5 14, 9 में से 5 गए 4 और 9 और 5 14, ऑप्शन बी। लो क्लियर, ठीक है। तो ये देखो, ये होता है डिटेल में सीखना। एक बार डिटेल में सीख लोगे, इस टाइप के सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे। वैसे टिक मार के आगे बढ़ोगे तो भाई मजा तो आपको पूरा आएगा, कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि कितने किए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व करिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, फटाफट से सोल्व करिए। देखो रीजनिंग में तो आप माहिर हो ही, है ना। एस एम का बेटा है, एस जो है एम का बेटा, एम का बेटा कौन है, एस। लो जी, ये रहा बेटा, तो ये साइन जरूर लगाना। फिर उसके बाद क्या लिखा, आर क्यू रे का पिता है, ना तो हमें आर पता ना क्यू पता, ए पता। ए एम की बेटी है, ए एम की बेटी है। लो जी, माइनस लगाओ, ए कौन है, एम की बेटी, ठीक है, माइनस लगा दिया बेटी पे। फिर क्या बोला, आर क्यू और ए का पिता है। जो आर है वो किसका, इसका भी पिता है और किसका भाई, क्यू का भी पिता है। क्लियर, तो इसका मतलब ये इसकी बेटी है, ये इन दोनों का पिता है, तो ये दोनों शादीशुदा है। लो जी, आर और एम की शादी हुई तो इन्हें 3 बच्चों की प्राप्ति हुई। इसका जेंडर नहीं पता, ये महिला है और ये पुरुष है। तो क्या पूछा है, ए एस से कैसे संबंधित है, मतलब आसान भाषा में ए एस से, ए एस की क्या लगेगी भाई, बहन लगेगी रे, बहन है क्या, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आई थिंक ये आप बिल्कुल सही है दक्ष कुमार जी, आपका आंसर ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बहन, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, ठीक है। बस इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते रहो भाई, है ना। तो खुद आप लोगों ने कैटेगराइज कर रखा है अपने आपको कि हम ग्रुप सी वाले हैं और कुछ यूकेपीएससी वाले हैं। लो जी, ये क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में पूछ लिया, राजघाट का संबंध महात्मा गांधी या महात्मा गांधी का संबंध समाधि स्थल क्या है, राजघाट। तो आपको मैच करना है। क्लियर, वही संबंध किस में है, वही संबंध किस में है आपको ये बताना है, ठीक है जी।
महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट, तो वही संबंध किसमें है? फटाफट से बताइए भाई, जल्दी से। अच्छा, दक्ष ठाकुर ठीक है दक्ष ठाकुर जी बिल्कुल ठीक है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ जरा, फटाफट से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए भाई। क्या आंसर होगा? अरे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच चुके हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 ठीक है, बिल्कुल सही है जी, बी वालों का बिल्कुल सही है ना। विजय घाट किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, तो फिर शांतिवन किसकी है? इंदिरा गांधी। ओहो, शांतिवन है आपकी जवाहरलाल नेहरू, किसकी है? जेएल नेहरू शांतिवन। ठीक है, शक्ति स्थल बताओ, शक्ति स्थल किसकी है? जल्दी से फटाफट, किसकी है? इंदिरा गांधी की। किसकी है भाई? इंदिरा गांधी। और वीर भूमि है किसकी? राजीव गांधी। ठीक है जी, किसका संबंध है? राजीव गांधी जी का। क्लियर? नेक्स्ट, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक था, विजय घाट का संबंध किससे है? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। कौन सा अक्षर बाएं छोर से मतलब लेफ्ट साइड से, बाएं छोर से मतलब लेफ्ट साइड से 13 के दाएं सातवां, दाया मतलब राइट। लो जी, लेफ्ट और राइट को जोड़ दो, लेफ्ट और राइट हमेशा जुड़ेंगे, लेफ्ट माइनस होगा, राइट माइनस होगा, लेफ्ट और राइट जुड़ेंगे, तो 13 और 7 20। कहां से पूछा है? बाएं से। लो जी, लेफ्ट से 20 किसका होता है? T20 ऑप्शन बी। कल भारतीय महिलाएं है ना वर्ल्ड कप में हार चुके हैं, काफी अच्छा प्रयास किया भारतीय क्रिकेट टीम ने, है ना, महिलाओं की क्रिकेट टीम, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कई बार की चैंपियन है, तो कल फिर भारतीय क्रिकेट महिला को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मतलब उन्होंने घुटने नहीं टेंगे, बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी ऑस्ट्रेलिया के सामने। ठीक है, चलिए, तो लड़ाई तो लड़ते रहना है जिंदगी भर भाई। ठीक है जी, क्या आ जाएगा? टी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, 59 सेकंड में मिनट की सुई क्या कौन बनाती है? अब देखो, सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, जिसको पता होगा मिनट की सुई, 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है? 6 डिग्री। किसी को डिटेल में पढ़ना है तो पूछ लेना भाई, डिटेल में समझा देंगे। 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। ठीक है जी, तो 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितना चलती है? 6 डिग्री। तो सर 1 सेकंड में कितना चलेगी? 1 सेकंड में चलेगी 6/60। आपसे क्या पूछा है? 59 सेकंड, 1 सेकंड में इतना, तो 59 सेकंड में कितना चलेगा? 59 की मल्टीप्लाई कर दो भाई। लो जी, 6 से 6 नीचे कितना बचा? 10। कितना आ गया? 5.9 डिग्री। 5.9 डिग्री। बेसिक, जिसको बेसिक पता होगा वो क्वेश्चन को आराम से कर लेगा। क्लियर? वो क्वेश्चन आराम से। वीर भूमि राजीव गांधी बिल्कुल ठीक है जी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी और शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? 5.9 बिल्कुल। देखो बेसिक है ना, तो इसलिए आता हूं बेसिक चीजें पढ़ो। 24 का सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 25। लो जी, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 5th क्लास का जो राजीव गांधी का पेपर हुआ 6th क्लास के बच्चों के लिए, रैंकिंग का क्वेश्चन था वहां से, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था वहां से, कैलेंडर का क्वेश्चन था, क्लॉक का क्वेश्चन था। जो आप लोग जद्दोजहद कर रहे हो ना नौकरी के लिए, वो 5th क्लास का बच्चा उसे क्वालिफाई करके अपने 6th क्लास में एडमिशन लेता है। पेपर अभी टेलीग्राम, जीएस विजन के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, पेपर देख लेना, कितना बढ़िया पेपर। और आपसे कई साल छोटा एक छात्र उस उम्र में मैथ रीजनिंग पढ़ रहा है। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर करिए। देखो, 16 लड़कियों की एक पंक्ति में, है ना, टोटल कितने हैं? 16। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो इज 16। क्या कह रहा है? हेमा को 2 स्थान बाएं बैठाया था। तो हमें नहीं पता हेमा बैठी कहां थी भाई, कहीं भी बैठा लो हेमा को, जहां आपको अच्छा लगे। यहां बैठा ले हेमा को, यहां बैठा है, यहां बैठा है, चलो यहां बैठा लेते हैं। ये रही हेमा। क्लियर? 16 लड़कियों की एक पंक्ति में हेमा बैठा है, कहीं यहां बैठा लेना, यहां बैठा लेना, हेमा को बुरा नहीं लगेगा। जहां आप बोलोगे हेमा को वहीं बैठा देंगे। क्लियर? जहां आपका मन करे वहीं बैठा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? हेमा को 2 स्थान बाएं बैठाया जाता है। ओरिजिनल, मान लो हेमा यहां बैठी थी, 2 स्थान बाएं। लो जी, हेमा डैश, मतलब ये नकली वाली हेमा है, जिसको 2 स्थान बाएं किसका दिया। क्लियर? ये ओरिजिनल हेमा और ये नकली हेमा, क्या जहां हेमा थी उसके 2 स्थान बाएं बैठा दिया। क्लियर? तो वह बाईं ओर से 7वीं हो जाती है। लो जी, बाईं ओर से हेमा कितनी होगी? 7वीं। तो नकली हेमा की रैंक बाईं ओर से 7वीं है। क्या पूछा जाता है? दाईं ओर से उसका आरंभिक स्थान, मतलब दाईं ओर से
जो असली वाली हेमा है उसका स्थान पूछा है, तो असली वाली हेमा का दाईं ओर से स्थान निकाल लेते हैं ना भाई। 7 ये 2 ये कितना, लेफ्ट साइड से हेमा 9वीं है, टोटल आपके पास 16 है, तो राइट साइड से निकाल नहीं सकते भाई। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल 16, लेफ्ट साइड से हेमा कौन सी 9वें स्थान पर है, प्लस राइट आपको कैलकुलेट करना -1, तो 16 बराबर 9 में से 1 गया 8 प्लस r, तो r बराबर 16 - 8 कितना भाई 8। राइट साइड से कौन सी पोजीशन पर है, 8वीं पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पर है, 8वीं। दक्ष ठाकुर गलत कर दिया। अब ये एटलीस्ट सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं करने। देखो फिर से समझा दो, हमें नहीं पता, जहां आपको अच्छा लगे हेमा को वहां बैठा दो। क्या बोला गया क्वेश्चन में, हेमा को 2 स्थान बाएं बैठा दिया। लो जी, ये है असली हेमा, ये है नकली हेमा। तो जो नकली हेमा की रैंक है बाईं तरफ से 7वीं हो जाती है। क्लियर, ठीक है। असली वाली हेमा का दाईं तरफ से पूछा था। एक बात बताओ, तो इस असली वाली हेमा का दाईं तरफ से नहीं निकाल सकते, 7 और 2 9, तो लेफ्ट साइड से 9वें स्थान पर है, तो राइट साइड से टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? हाँ, 8 वालों का आंसर बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों ने आंसर कितना दिया भाई 8। क्लियर, जिन लोगों ने कितना आंसर दिया है 8। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जल्दी अब थोड़ा स्पीड से करेंगे, ठीक है। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, यदि राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु है ना, देखो आजकल एज ही चल रहा है क्लास में भी, ठीक है। 2 लेक्चर यूट्यूब चैनल पे जीएस विजन के 2 लेक्चर एज के देख लेना भाई जब आपको टाइम लगे। प्रेजेंट, आने वाला, फ्यूचर और जो बीत गया पास्ट, क्या बोला क्वेश्चन में, यदि राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु, ये रहा राहुल और ये रही रश्मि, वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। क्या बोला, 30 साल बाद फ्यूचर की बात कर रहा है, अनुपात कितना हो जाता है 7:6। तो सबसे पहले डिफरेंस, सर डिफरेंस तो इक्वल है, बस डिफरेंस इक्वल करना पड़ता है। जब डिफरेंस इक्वल हो जाए तो वैल्यू देख लो कितनी बढ़े। सर दो वैल्यू थी राहुल की, 7 होगी तो कितना बढ़ी 5। क्वेश्चन में कितना गैप दे रखा है 30, तो 5 बराबर 30, 1 बराबर 30/5। किसका पूछ रहा है भाई, राहुल कितना है, राहुल की वैल्यू कितनी है 2। लो जी, जिसकी पूछ रहा है उसी की मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 30 और 6 दूनी 12, 12 साल। राहुल 12 साल का है। कितने साल का है, ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। दक्ष ठाकुर जी आपका बिल्कुल सही है, 12 आंसर, ठीक है। करिए तैयारी, शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जैसा इस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं, आप बाकी सब्जेक्ट में भी इस सब्जेक्ट से और अच्छा करोगे। क्लियर, ठीक है, जी। 12 2 वीडियो भी इसके जीएस विजन के टेलीग्राम चैनल पे पढ़ जाएंगे, लेटेस्ट पढ़ा रखे हैं, देख लेना एज वाले चैप्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जैसा आपका किसमें आया था, पुलिस में आया था, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो समझ लेना ढंग से, ठीक है, भविष्य में दिक्कत ना हो, आने वाले एग्जाम के लिए दिक्कत ना हो। एक कार 24 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी तय करते और 36 किलोमीटर घंटा से वापस आती है। देखो 24 से गई जाने के टाइम और फिर उसी स्थान पर वापस आ गई 36 किलोमीटर से, ठीक है जी। अब एक चीज का ध्यान रखना भाई, देखो आप जैसे आप देहरादून मान लो और ये मान लो दिल्ली, आप देहरादून से दिल्ली गए तो आपकी स्पीड कितनी थी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आप दिल्ली से देहरादून आए तो आपकी स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होते हैं तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हो 2xy अपॉन x प्लस के y। आप फॉर्मूले में लगाओ, मैं इसे दूसरे तरीके से करता हूं, टाइम एंड वर्क से, ठीक है। टाइम एंड वर्क से कैसे करूंगा, स्पीड है ना, डिस्टेंस, इन दोनों का एलसीएम 72, ठीक है जी। ये डिस्टेंस, ये स्पीड तो है, टाइम आ जाएगा 24 × 72, 26 दूनी 72। तो टोटल एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये जो 72 है एक तरफ की दूरी है, दोनों तरफ की कितनी हो जाएगी 72 × 2, और टाइम कितना है भाई 3 और 2 5, 3 और 2 5। देखते हैं आंसर आएगा क्या, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, है ना। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 बच गया, 5 × 8 40, 5 × 8 40 और 5 है क्या ऑप्शन में। लो जी, फॉर्मूले से कर लो, 2 × 24 × 36 बटे कितना भाई 24 और 36 कितना 60, 6 × 36
6 कम 6 जीरो, कितना आ जाएगा भाई ये 24 दूनी 48, 48 गुणा 6, 48 गुणा 6, 6 48 का 8 का 6 चौक 24 और 4 28 डिवाइड बाय 10 कितना भाई 28.8। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, मर्जी आपकी, आंसर वही आएगा। क्लियर? एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? हाँ, अभी इसके बाद बस 2-3 क्वेश्चन हो रहा है, उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन है। अच्छा, आप वही हो क्या? हमें तो जीएस और हिंदी ने लूटा, मैथ और रीजनिंग में कहा दम था। ठीक है, आपको मैथ और रीजनिंग का भी दम दिखाएंगे। ठीक है, सारे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है, कोई ऐसा भी आपके जैसा जिन्होंने पहले पढ़ा होगा, तो आपको मैथ और रीजनिंग का भी दम दिखाएंगे। थोड़ा सा वेट करिए आप। ठीक है, हाँ देखो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, इवन मैं भी कभी भी किसी भी चीज को लेकर घमंड मत करना। आपका जो भी सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, क्योंकि जो पढ़ाई का दायरा है ना, पूरी उम्र भी लगा दोगे ना, तब भी चीज आप कंप्लीट नहीं सीख। आप क्या, मैं भी कंप्लीट नहीं सीखता हूं, है ना, कोई भी कंप्लीट नहीं सीख। तो किसी भी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये उम्र ही जिंदगी सीखने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहो, अच्छी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस एक ही से देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आप लोगों को, बस आप क्वेश्चन पढ़ो, है ना, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक, आप क्वेश्चन पढ़िए बस। ठीक है, 2400 रुपए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन राजीव गांधी के 5 क्लास के टेस्ट में आते हैं हमारे पास। हम उम्मीद करते हैं हमारे पास SI RO, ठीक है, आपका लोअर, आपका PCS सी सेट, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। वो तो हमसे कितना साल छोटा होगा बेचारा, 5 क्लास का बच्चा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ के मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहा है। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल कितना है 2400। देखो मैं समझाऊंगा ना, बस आप ध्यान से रखो 2400। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस ब्याज की दर से आपने पैसा उधार लिया 20%, और टाइम कितना है 2 साल। टाइम कितना है 2 साल। आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आप लोगों से पूछा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बस एक बार आप क्वेश्चन सीखो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इस बार नहीं रुकेगा, इस बार नहीं रुकेगा, टेंशन मत लो। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, कोई पेपर नहीं रुकेगा आपका इस बार। ठीक है, भगवान से दुआ करेंगे आपके लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, बस इसी की जरूरत है। अब मैं 20% को ऐसे लिख सकता हूं भाई, परसेंटेज हटाओ 100 से भाग दे दो, कितना आ गया 1/5, 1/5, 1/5। परसेंटेज हटाई 100 से भाग दिया, कितना है 100 तरीके हैं क्वेश्चन को, 1/5। ये वाली वैल्यू कहलाएगी प्रिंसिपल, ये वाला कहलाएगा ब्याज। किसकी बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड 5 रुपए थे, 1 रुपए का ब्याज मिला, 1 रुपए का ब्याज मिला, अमाउंट हो गया भाई। 5 रुपए थे, 5 रुपए आपने जमा किए, 1 रुपए का ब्याज, तो बैंक वाला, आपने 5 रुपए जमा करे बैंक में, 1 रुपए का ब्याज दे दे, तो आप वापस कितने लेके आओगे 6 रुपए, है ना। प्रिंसिपल और ये क्या अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस उस पे मिलने वाला ब्याज। कितना दे रखा है 2 साल, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, 2 बार, 1 2 25, और ये कितना भाई 36। क्लियर, 25 रुपए प्रिंसिपल था, 36 रुपए हो गया, ब्याज कितना मिल गया 9। इसी पूछ रहा है ब्याज कितना है, तो क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2400, मेरे पास प्रिंसिपल कितना है 25, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसे लिखो। ऊपर जो मेरा अपना प्रिंसिपल आया, क्या पूछ रहा है ब्याज, तो ब्याज से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ब्याज से मल्टीप्लाई। देखो कितना आसान आपको तरीका बताया है। ठीक है जी, इससे सोल्व करो। बस दोबारा फिर से रिपीट कर देंगे, अगर आपको नहीं समझ में फिर से रिपीट कर देंगे। कितनी बार जाएगा ये, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, और 25 नंबर 225, 25 नंबर 225, 15 तो 25 का 150। ठीक है, 9 चीकी 54, 9 9 81, 9 ओहो गलती कर दी भाई थोड़ी सी, कितना आएगा रे 25, 25 और 36 में कितने का 11 रुपए का ब्याज मिला, तो 11 की वैल्यू 9 मत 11 कर लेना, 11 है ना, 11 कर लेना उसको। तो मैं दोबारा फिर से 11 चीकी 66 और 11 नम 99, 11 नम 99, और कितना आ जाएगा ये, सोल्व करना, जरा सोल्व करके बताओ कितना आएगा, सोल्व करके बताओ, सोल्व करके कितना आ जाएगा ये 1056, 1056 बिल्कुल ठीक है, 1056 बिल्कुल ठीक है, 1056। देखो दोबारा फिर से देख लो, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 था, मैंने क्या लिख दिया 20/100। फ्रैक्शन को समझो, फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, ऊपर कहलाएगा ब्याज। आपने 5 रुपए बैंक में जमा करे, 1 रुपए का ब्याज मिला, तो अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट क्या होता है भाई, अमाउंट होता है मिश्रधन प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। साल दे रखा है 2, तो 2 बार मल्टीप्लाई करोगे,
3 देता 3 बार, तो प्रिंसिपल 25, अमाउंट मिलने वाला 36, तो ब्याज कितना मिला 11। 11 की वैल्यू पूछ रहा है। प्रिंसिपल क्वेश्चन में दे रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसे ऊपर लिखो, जो मेरा आया उसे नीचे लिख दिया, जो पूछा उसकी मल्टीप्लाई कर दी, बस। बिल्कुल सही आंसर है 1056। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। बस मैंने क्या बोला था, समझाने का तरीका मेरा है, क्वेश्चन को समझना आपका काम है, ठीक है। पहले क्वेश्चन भी समझा फिर सोल्व भी करेंगे, ठीक। तो मैथ वैथ को इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है जितना आप लोगों ने मान रखा है, ठीक है। लो अब देखो, एवरेज का क्वेश्चन है, कैसे चुटकियों में सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। 11 संख्याओं का औसत 7 है, 11 संख्याओं का औसत 7 है, ठीक है। थोड़ा सा एवरेज डिस्कस कर लेता हूं 30 सेकंड के लिए। एवरेज बराबर होता है सम अपॉन टोटल नंबर, ये बेसिक चीजें सीखो, ठीक है। इसने क्या बोला, 11 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए, 11 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए तो एवरेज भी दुगना हो जाता है। पूछता है नया औसत है तो दुगना करो ना, एवरेज कर लो, खत्म कहानी भाई। कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे बस, है ना। 2.5 लाइन का क्वेश्चन, 2.5 लाइन का क्वेश्चन है, 1 लाइन में सोल्व। 11 संख्याओं का औसत 7 था, उसने कहा प्रत्येक संख्या को दुगनी कर दो, जो ऑपरेशन संख्या के साथ करेगा वही ऑपरेशन एवरेज के साथ कर देना। वो बोलता प्रत्येक संख्या को तिगना, तो एवरेज को 7 या 21। वो बोल देता प्रत्येक संख्या में 3 जुड़ रहा है, तो हम एवरेज में 3 जोड़ देते, 7 और 3 10। वो बोलता प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया गया, एवरेज में 10 जोड़ देते, 7 और 10 17। उसने कहा प्रत्येक संख्या दुगनी कर दी, तो हम एवरेज को दोगुना कर देंगे, 7 दूनी 14। तो कहां कठिन है भाई, क्लियर। कोई दिक्कत किसी को? हाँ बिल्कुल ठीक है, यूनिट डिजिट, हाँ बिल्कुल सही है ना। हाँ वहां में करके थोड़ा दिखाना है, हमें तो आंसर पे टिक लगाना है। वहां बिल्कुल सही बोला आपने, यूनिट डिजिट लगाओ। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ये आखिरी क्वेश्चन है आई थिंक मैथ का, फिर उसके बाद कंप्यूटर का सेशन शुरू हो जाएगा। हाँ फिर रीजनिंग और कंप्यूटर, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन है मैथ का, इसे कर लेते हैं, फिर कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चन बचे हैं उन्हें करेंगे, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि दोनों में 8 की वृद्धि कर दी जाए तो यह अनुपात 13:19 हो जाता है, तो दो संख्याओं का योग क्या होगा? तो उन दो संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है जी। देखो मैं करवाता हूं, बस आपको केवल देखना है कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात। दो संख्याओं का औसत कितना है? 3:5। इसने क्या बोला? यदि दोनों में 8 जोड़ दिया जाए। अब ध्यान रखना भाई, देखो रेशियो में कभी वैल्यू नहीं जुड़ती है ना। कभी आप 3 में 8 जोड़ दो, 11, 8 और 3 11, 5 और 8, ऐसी भूल मत करना। रेशियो को नंबर में चेंज करना पड़ेगा, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके। इसे 3x कर दो, इसे 5x कर दो, 8 जोड़ दो दोनों में और रेशियो रख दो 13:19, उसके बराबर रख दो। ठीक है, कैसे? एक तरीका है, दूसरा तरीका मैं समझा। पहला तरीका 3x में कितना जोड़ दो? 8 जोड़ दो, और 5x में कितना जोड़ दो? 8। ठीक है जी, यहां से निकाल दो 13/19, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। दूसरा तरीका ये है, देखो 8 जोड़ा तो अनुपात कितना हो गया? 13:19। बस एक चीज का ध्यान रखना भाई, जब भी हम इस तरह क्वेश्चन करेंगे डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए? इक्वल, क्योंकि सेम नंबर जोड़ा गया। डिफरेंस कितना होना चाहिए? इक्वल। कितने का डिफरेंस है? 6 का। इधर कितने का डिफरेंस है? 2 का। ठीक है जी, तो इस 2 को इस डिफरेंस इक्वल करना, यहां 6 है यहां 2 है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, हो गया डिफरेंस। तो 3 की मल्टीप्लाई इनमें भी तो करनी पड़ेगी। 3 3 9 और 3 5 15, और ये किसकी? ये तो डिफरेंस 6 आई, 13 और 6। अब देखो कितने का डिफरेंस है? 6 का। कितने का डिफरेंस? कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? 6 का। जब डिफरेंस इक्वल हो जाए बस उसके बाद सारा काम खत्म हो गया। फिर पहले वैल्यू 15 थी, कितनी होगी? 19। 4 क्वेश्चन में कितना जोड़ रहा है? 8। भाई हमसे हमारी वैल्यू तो कितनी बड़ी? 4। क्वेश्चन वाला कितना कह रहा है? 8। तो 4 बराबर 8, 1 बराबर 8/4। तो पूछ रहा है उन संख्याओं का योग, तो मतलब 9 की और 15 की वैल्यू, तो 9 की मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, और यही 1 बराबर 8/4 था, किसकी मल्टीप्लाई कर दो? 15 की। 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, तो एक संख्या ही 18, दूसरी संख्या है 30, दोनों का योग कितना आ जाएगा? 48। लो जी, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान है, क्लियर। बस ये लास्ट क्वेश्चन था मैथ का, ठीक। दोबारा फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देखो फिर से, है ना। दोबारा फिर से देखो कैसे सोल्व किया। एक तरीका तो ये था, दोनों को वेरिएबल 8 जोड़ दो, इसके मल्टीप्लाई करो, ये तरीका देखो, ठीक है। अब देखो मैं दोबारा फिर से समझा देता हूं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखना, है ना। फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना, लेकिन पूछा करो, है ना, पूछने की आदत डालो, ठीक है। अनुपात कितना है? 3:5, और यहां पे कितना है? 13:19। जब ये कितना 8 जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है? 8। अब देखो
मैंने क्या बोला, हमेशा गैप इक्वल करो। यहां गैप कितने का था, 2 का, यहां गैप कितने का है, 6 का। तो अगर गैप ऐसे इक्वल करते तो एक काम करो, 6 की मल्टीप्लाई उधर कर दो, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, ठीक है, डिफरेंस से मल्टीप्लाई। 6 18 और कितना 6 पंजे 30, 2 की इसके डिफरेंस की मल्टीप्लाई इसके डिफरेंस की, 13 दूनी 26 और कितना भाई 19 दूनी 38, ठीक है। अब देखो डिफरेंस इक्वल है, 18 और 30 में 12 का गैप, 26 और 28 में कितने का, 26 और 38 में कितना गैप, 8 का गैप, डिफरेंस इक्वल हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नंबर कितना बढ़ा, 30 से 38, 8 बढ़ गया। क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 8, तो 8 बराबर 8, 1 बराबर 1, 1 बराबर 1, 1 बराबर 1। तो संख्या तो मेरे पास 18 और 30 थी ना, तो 1 में 18 की मल्टीप्लाई कर दो 18 आएगा, और 1 में 30 की मल्टीप्लाई कर दो कितना 30 आ जाएगा। इन दोनों का योग, लो जी 48। कितने ही तरीके हैं जो आपको अच्छा लगे, 48 बिल्कुल, ठीक है। चलो जी, अब अपने रीजनिंग वाले पोर्शन पे चलते हैं आगे, ठीक है। रीजनिंग लो, ये आपका बैच है 28 तारीख से नया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर कर दो जरा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष लीप ईयर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, ए बी सी एंड डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। निम्न में से कौन सा एक अधिवर्ष है, निम्न में से कौन सा एक अधिवर्ष है। बिल्कुल भाई कमेंट में झड़ी लगा दो, आंसर होगी जरा, है ना, जल्दी से फटाफट कमेंट में, कमेंट ही कमेंट आने चाहिए आप लोगों के इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है जी। फटाफट से कमेंट करिए भाई, फटाफट जल्दी से आंसर करिए भाई, फटाफट आंसर करिए। इस क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। आंसर करिए फटाफट, कितना आंसर आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 का, 31 का आंसर, 31 का आंसर, 31 का आंसर शुभम भंडारी जी गलत कर दिया भाई साहब। फटाफट फटाफट से आंसर करिए, फटाफट आपके कमेंट की बारी है भाई। बस किसी को डी नहीं लग रहा क्या भाई, ऐसे कैसे हो गया। हाँ वाह, यही तो चाहिए था। अब देखो क्या पूछा है, अधिवर्ष। आपने क्या सोचा भाई, लीप ईयर पूछा है, 4 से डिवाइड करो, करो 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करने से पहले एक चीज जान लेना, 4 से डिवाइड करने से पहले हमेशा मैं लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करूं। कितनी बड़ी संख्या होगा, लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो रही है तो 4 से डिवाइड, या फिर लास्ट में अगर 00 है तो वो भी क्या संख्या, 4 से डिवाइड, 00 4 से डिवाइड, 00 4 से डिवाइड, 00 4 से डिवाइड, तो ऑप्शन डी। लेकिन भाई साहब एक दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी क्या है, गलत। क्लियर। आपने पढ़ा होगा लीप वर्ष 4 से डिवाइड, तो थोड़ा आगे पढ़ना था, है ना, यहां से काम नहीं चलेगा ना, थोड़ा आगे पढ़ना था। अब देखो लीप वर्ष पूछा है, लेकिन दी गई क्या है, सेंचुरी। सेंचुरी मतलब जिसके पीछे 00, तो सेंचुरी के केस में भाई साहब 400 से डिवाइड करते हैं, ना कि 4 से। 4 से तो ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, तो आंसर ऑप्शन डी नहीं होगा। जब हम सेंचुरी की बात करते हैं, अगर आपके सामने सेंचुरी लिखी है मतलब जिसके पीछे 00, तो उस केस में 4 से नहीं 400 से डिवाइड करता है। 400 से केवल ऑप्शन ए डिवाइड है, ऑप्शन ए। क्लियर। 31 का ए बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े फिर भाई, है ना। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी गलतियां मत करना भाई, है ना, छोटी छोटी गलतियां सीखो। खाली क्यूज देखने से कभी सफलता नहीं मिलेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे सब्जेक्ट के, तब जाके कहीं बात बनेगी, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। 8 + 5 - 5 को 45, 12 + 6 - 5 को 77, 14 + 5 - 10 को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा भाई, फटाफट से। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, -5 करोगे 35 आ जाएगा, तो जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई +5, 12 × 72 और 5 77, 14 पंजे 70 + 10, 14 पंजे 70, 70। अब देखो कुछ लोग 14 पंजे 70 - 10 60 मत कर देना भाई, 14 पंजे 70 + 10 80, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 80। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े फिर, अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक सुबह 2 दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई व परछाई देखो, परछाई चाहे भूत की हो, चाहे कविता की परछाई हो, चाहे कविता के भूत की परछाई हो, हमें देखना परछाई कहां पड़ी रे। परछाई पड़ी रीता के दाईं ओर, रीता के बाईं ओर, लेफ्ट साइड। रीता के कहां पड़ी, लेफ्ट साइड। परछाई चाहे कविता की हो चाहे
कवि की परछाई हो, उससे मतलब नहीं है। देखो कहां पड़ी है, रीता के लेफ्ट साइड। तो सुबह का टाइम क्यों दिया भाई, रीजन है सुबह का टाइम देने का, या तो सुबह का टाइम देगा या शाम का टाइम देगा। तो सुबह के टाइम सूर्य देवता कहां दिखाई देंगे, ईस्ट डायरेक्शन में, परछाई कहां पड़ी, लेफ्ट साइड। तो सूर्य देवता को भी लेफ्ट साइड खिसका दो, कहां आ जाएंगे, नॉर्थ में, मतलब रीता के फेस की डायरेक्शन आ जाएगी नॉर्थ। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, कविता के फेस की डायरेक्शन। एक दूसरे से बात कर रहे हैं कैसे, जैसे आप अपने घर में बैठे और मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आमने सामने, आपका फेस मेरे फेस की तरफ और मेरा फेस आपके फेस की तरफ। ऐसे नहीं कि कान में चुगली कर रहे हैं, आमने सामने बातें कर रहे थे। कौन, सुबह के टाइम रीता और कविता। अगर रीता के फेस की डायरेक्शन साउथ है तो कविता के फेस की डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट है। अगर रीता के फेस की डायरेक्शन नॉर्थ है ना, लेफ्ट बोला ना उसने, रीता के बाईं ओर पड़ती है, ठीक है, लेफ्ट साइड, तो सूर्य देवता को लेफ्ट में ले जाओगे, नॉर्थ में। लेकिन पूछा क्या है, कविता के फेस की डायरेक्शन, तो कविता के फेस की डायरेक्शन कहां जाएगी, साउथ में आ जाएगी। जस्ट नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ। साउथ आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, साउथ डायरेक्शन, साउथ जी, साउथ, है ना, साउथ डायरेक्शन, क्लियर, ठीक है। रीता पूछता नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने, 52, 94 और कितना, 46। चश्मा लगा के देखो, 61 नहीं 16 लिखा है, 52 नहीं 25 लिखा है, 94 नहीं 49 लिखा है, 46 नहीं 64 लिखा है। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4, 5, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 52, 25, एक टर्म छोड़ दिया शायद इसने, है ना, यहाँ पे वो भी आना चाहिए था, 63 आना चाहिए था यहाँ पे, 63। तो 5, 4, 5, 6 यहाँ पे आना चाहिए था 63, और ये क्या बन जाता, 36। 6 का स्क्वायर, ठीक है जी, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो क्या आना चाहिए, 9 का स्क्वायर, 81। लेकिन 81 मत कर देना, उल्टा दिखाई देगा आपको, वो चश्मा लगा के देखना पड़ेगा भाई, है ना, क्लियर, ठीक है, क्लियर, किसी कोई दिक्कत, चलो जी यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो उल्टा लिखना है हमें, सीधा नहीं लिखना। 81 कैसे आ जाएगा भाई, 18 आएगा, 18। नेक्स्ट, इसको सोल्व कर लो, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 4/9, 9/20, क्वेश्चन मार्क, और कितना, 39/86, 39/86, है ना। 4 दूनी 8 प्लस 1 9, 9 दूनी 18 प्लस 2 20। तो आगे क्या करूंगा, दुगना करूंगा, 9 दूनी 18 प्लस 1 19, है ना, और 20 दूनी 40 प्लस 2 42, है क्या, 19/42। लो जी, फिर 19 दूनी 38 प्लस 1 39, 42 दूनी 84 प्लस 2 86, तो 19/42। तो कितना आ जाएगा, 19/42। क्लियर, कितना आ जाएगा भाई, 19/42, ठीक है जी। नेक्स्ट ये रहा, अब कंप्यूटर क्वेश्चन है 5-6 क्वेश्चन। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का कार्य आसान हो जाता है ना। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का, एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखना चाहिए था, है ना, या एप्लीकेशन प्रोग्राम, नहीं 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 नहीं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं रे, एप्लीकेशन या कंप्यूटर प्रोग्राम भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत, जिससे कंप्यूटर का आसान काम, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेटवर्क या फिर यूटिलिटी। आंसर क्या हो जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आज हम तीसरी बार इसकी चर्चा कर रहे हैं। जब आप सॉफ्टवेयर को पढ़ते हो, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होगा भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर, और आप क्या पढ़ते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो देखो, एक एप्लीकेशन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही सब रूप होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें आदमी जो अपने उसके दैनिक कार्य उसकी जरूरतें पूरी हो जाए, जैसे एमएस ऑफिस पे आपको काम करना है, एक्सेल पे काम करना है, ठीक है, पावर पॉइंट पे काम करना है, टेली पे काम करना है, तो सारे के सारे किसका एग्जांपल हो जाएंगे, एप्लीकेशन। जैसे जीएस विजन का एप्लीकेशन है, जीएस विजन बाय अरविंदर सिंह, ये भी कैसा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में ऐसे करना आप, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी होता है। अगर आपके उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो खाली डब्बे का क्या करोगे, कुछ भी काम नहीं करेगा। क्लियर, ठीक है, तो हमारे हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। क्लियर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा हुआ। अब यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी वो है जो हमारे काम को आसान करता है। जैसे
ये आपका कंप्यूटर है, ठीक। आपको इसे प्रिंटर अटैच करना है। क्या अटैच करना है? प्रिंटर। तो भाई इसे थोड़ा ही होगा, हमें पता है प्रिंटर का काम प्रिंट देना है, कंप्यूटर को थोड़ा ही पता है। आई बात समझे? कंप्यूटर को नहीं पता भाई। तुम जब इससे कनेक्ट करेंगे तो इसके ड्राइवर इसमें इंस्टॉल होंगे, इसके ड्राइवर इसमें इंस्टॉल होंगे, तब इसे पता चलेगा कि भाई एक प्रिंटर मेरे से कनेक्ट किया गया, हम कमांड देते हैं प्रिंट की, तब जाके कंप्यूटर क्या करेगा? प्रिंट करेगा। क्लियर? तो एक काम होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, जैसे आपने पढ़ा होगा डिवाइस ड्राइवर। क्लियर? एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस, ये किसके एग्जांपल होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। क्लियर? ठीक है, तो हमारे काम को आसान कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होती है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर अधिक प्रयोग होते हैं? मनोविज्ञान, प्रकाशन, सांख्यिकी या फिर संदेश प्रेषण? ये आप लोग खुद अपने दिमाग से बताओ। सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स में किसका प्रयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट का जब हमें सांख्यिकी पे काम करना होगा तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या देखेंगे? स्प्रेडशीट। क्लियर? ठीक है, MS ऑफिस होता है जैसे, है ना, वहां पे आप टाइपिंग वाइपिंग करते हो, ठीक है। फिर एक आपका होता है पावर पॉइंट, ठीक, पावर पॉइंट पे आपको स्लाइड बना के काम कर सकते हो, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? सांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी कुछ होती नहीं है, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी, ठीक। जैसे आपने देखा होगा HD से ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क से डाटा कहां जाएगा? आपका हार्ड डिस्क से जाएगा रैम में, और रैम में भी किसमें? डी रैम, ठीक है। फिर कैसे मेमोरी लगानी हो लगा लो, ठीक है। फिर आपका कहां चल जाएगा? CPU में, और CPU से वो डाटा आपको कहां दिखाई देगा? मॉनिटर की स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है? वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? आपसे क्या पूछा गया? वर्चुअल जो मेमोरी होती है इसका आकार किस पर निर्भर करता है, ठीक है। मतलब वर्चुअल मेमोरी को ऐसे समझो, वर्चुअल मेमोरी की अगर बात करें, ये हार्ड डिस्क के अंदर एक रिजर्व स्पेस होता है, हार्ड डिस्क के अंदर एक रिजर्व स्पेस, ठीक है, रिजर्व स्पेस, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं देगी वर्चुअल मेमोरी, ठीक है जी। क्लियर? ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है? एक रिजर्व स्पेस होता है। क्लियर? जैसे कुछ देर के लिए डाटा यहां चला जाएगा हार्ड डिस्क से वापस किस में आ जाएगा? डी रैम में। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिस्क स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार। जितनी आपकी हार्ड डिस्क उतनी ही GB या MB की आपकी क्या हो जाएगी? वर्चुअल मेमोरी हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, यह आप एक टर्म हो जाता है इसके स्वैपिंग ऑफ मेमोरी, इधर से इधर डाटा कन्वर्ट हो जाता है और इधर से इधर चला जाता है, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आपके हार्ड डिस्क के ऊपर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो आपने कई बार पढ़ा होगा, है ना, आउटपुट और इनपुट। कौन सा है? मॉडेम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, स्कैनर इनपुट, और मॉनिटर भी क्या हो जाएगा? आउटपुट, और मॉडेम क्या हो जाएगा? आपका इनपुट आउटपुट दोनों। ये तो कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया 39वां, ठीक है। 40वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ट्रैक बॉल उदाहरण है, प्रोग्रामिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या प्रिंटिंग डिवाइस, है ना। किसका उदाहरण है भाई? किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस। माउस भी किसका उदाहरण होता है? पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किसी गेमिंग में आप उपयोग करते होंगे ट्रैक बॉल का, ठीक है। तो ये रहे आज के 40 क्वेश्चन, है ना। अब आपको बताना आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आज का सेशन कैसा रहा। कंप्यूटर के क्वेश्चन देखे हमने, है ना, हमने रीजनिंग के क्वेश्चन देखे, और हमने किसके? मैथ्स के क्वेश्चन देखे, ठीक। तो अगर किसी को ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में मैंने एज का चैप्टर 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 GS विजन के टेलीग्राम चैनल, इस यूट्यूब चैनल मिल जाए, कितने आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट पे पढ़ा है। तो उस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, ठीक है जी। पिछली बार भी काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, जवाब दिए थे आप लोगों ने, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि काफी टाइम बाद में लाइव आ रहा हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आप लोग जरा अगर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा भाई, और उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रख देता हूं, ठीक, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। करना है बस कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता होगा तो आंसर जरूर करिएगा उस वाले क्वेश्चन का,
ठीक है, बस 1 मिनट का टाइम दो जरा मुझे, ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करने वाला मैं, 1 मिनट लूंगा आप लोगों की। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है भाई, जवाब देना है आपको एक क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर, दे दोगे ना आप जवाब? ठीक, चलो जी, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, 21, 64, 36, 49। ठीक है, कमेंट बॉक्स में फिर आपका नाम अनाउंसमेंट करूंगा। पिछली बार भी काफी लोगों ने आंसर किया था, लेकिन मुझे थोड़ा पता नहीं चला, वरना आप लोगों के नाम पहले ही नोट कर देने थे मुझे। ठीक है, ऑप्शन है 10, 20, सी 30। नेक्स्ट सेशन में उन लोगों का अनाउंसमेंट करेंगे जिन लोगों ने लास्ट क्लास में ये इस क्वेश्चन का जवाब दोगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, 64, 36, 49, 21, 121, 81, 100 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 10, 30, 20 और 40। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे। ठीक है जी, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर मुझे वीडियो दिख जाते तो अभी आप लोगों के सामने, या लास्ट क्लास में मैं पिछली क्लास का भी वो करूंगा और इस क्लास का भी, जो पिछली बार जिन लोगों ने आंसर किया था उनका नाम भी अनाउंसमेंट करूंगा, और जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे उन लोगों का भी अनाउंसमेंट में अपने अगले सेशन में करूंगा। ठीक है जी, आप में से कोई भी लोग हो सकते हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बस आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में भाई। तो मुझे कमेंट में आंसर चाहिए आपका, कमेंट बॉक्स में, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए। ठीक है, तब तक ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है जी, 2023 आपके लिए बहुत अच्छा नौकरी देने वाला साल होगा। ठीक है, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए होगा।